हेलो माय चैंपियंस, BHIC 131 के गेस्ट पेपर अपन देखेंगे जून 2025 के लिए। इस बुक का नाम है भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 ईस्वी तक, या CE का मतलब है कॉमन एरा, सामान्य युग। तो प्राचीनतम काल का मतलब है प्रागैतिहासिक काल से, जब से मानव का विकास हुआ है धरती पर, वहाँ से लेकर 300 ईस्वी के बीच में। टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा और अधिकतम अंक हैं इसके 100। पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपके लिए दिसंबर 2024 का जो पेपर सॉल्यूशन था वो अपलोड किया था। उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला वीडियो पर, और उसी वजह से मैंने आपके लिए गेस्ट पेपर बनाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर है इसमें। तो ये वीडियो दोस्तों मैंने 2 टाइप की कैटेगरी के स्टूडेंट को टारगेट करके बनाया है। पहले वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो अगर वो वीडियो को देखेंगे समझेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे और मार्क्स और ज़्यादा अच्छे आएंगे। और वो स्टूडेंट दूसरे टाइप के जिनकी तैयारी बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी रीज़न की वजह से नहीं पढ़ पाए, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या पार्ट टाइम जॉब के कारण टाइम ही नहीं मिला। तो अगर वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और दोस्तों इस सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन सर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सब समझते हैं। पहला सवाल, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा करें। पुनर्निर्माण का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्ट करना या इतिहास को फिर से बनाना, ठीक है। और पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? जैसे कि दोस्तों सिक्के, है ना, और शिलालेख और स्मारक और बर्तन कह सकते हो, या फिर गुफा चित्रकारी, मूर्तियाँ, ये सब क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। इनकी सहायता से आप इतिहास लिख सकते हो। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण हैं, जो उत्खनित स्थलों यानी कि खुदाई किए गए स्थल, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में 2 शहरों की खुदाई की गई। एक तो हड़प्पा शहर जो कि पाकिस्तान के अंदर है, और एक मोहनजोदड़ो शहर जो भी पाकिस्तान के अंदर है। शिलालेख, शिलालेख क्या होता है? कोई भी ठोस सतह पर जब राजा संदेश लिखवाकर प्रजा तक पहुंचाता था उसको शिलालेख कहते हैं। तांबे की पट्टी और पत्थरों पर या फिर मंदिर की दीवारों पर ये शिलालेख अंकित होते थे। सिक्के, बर्तन, मूर्तियाँ और स्मारक, स्मारक मतलब मॉन्यूमेंट्स, कोई भी टाइप की स्ट्रक्चर, जैसे कि स्तूप हो गए, मंदिर हो गए। गुफा चित्रकारी और रोक कला, रोक कला मतलब चट्टानों पे किसी भी प्रकार की कोई पेंटिंग करना, वो रोक कला कहलाएगी। मानव एवं प्राकृतिक अवशेष यानी कि कब्रों के अंदर जो दफनाए गए इंसान थे उनको भी देख करके हम इतिहास लिख सकते हैं, किस तरह की इनकी मान्यता रही होंगी। कलाकृतियों के माध्यम से अतीत की सभ्यताओं के ठोस सबूत प्रदान करते हैं। अतीत मतलब पास्ट, बीता हुआ कल। ये स्रोत संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था, कला और वास्तुकला सहित प्राचीन भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देते हैं। कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्रोत देखो आप। सिक्के, सिक्कों पर राजाओं के नाम, उपाधियाँ जिसको आप टाइटल कहते हो, जैसे कि बहुत सारे राजा ऐसे थे जिसको महाराजाधिराज, जैसे कि राजाओं के राजा, ये सब टाइटल मिले हुए थे, उपाधि मिली हुई थी। तथा चित्र अंकित होते हैं जिससे शासकों की पहचान और उनके शासन कला के बारे में हम समझ सकते हैं। शासन कला का मतलब है कि किस प्रकार से वो शासन करते थे। सिक्कों का भौगोलिक वितरण किसी राजा या राज्य की शक्ति प्रभाव की सीमा का संकेत दे सकता है। यानी कि दोस्तों किसी भी राजा के द्वारा चलाए गए अगर सिक्के, चाहे वो तांबे के हो, लोहे के हो, कांसे के हो या फिर सोने के हों, अगर वो मान लो 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर मिल रहे हैं, तो हम समझेंगे कि इस राजा का जो प्रभाव है 100 किलोमीटर तक था। यह भौगोलिक वितरण होगा। सिक्कों की धातु संरचना यानी कि किस मेटल से बने हुए, वजन और ढलाई तकनीक का विश्लेषण करने से उस समय की तकनीकी प्रगति और आर्थिक स्थिति का पता कर सकते हैं। सिक्कों के प्रकार जैसे कि सोना, चांदी, तांबा से हम किसी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि किसी साम्राज्य ने अगर सोने के सिक्के ज़्यादा चलवाए तो हो सकता है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा धनवान अमीर राज्य रहा होगा वो। और किसी ने लोहे के, तांबे के सिक्के चलवाए तो हम समझ सकते हैं कि उनके खजाने के अंदर इतना पैसा नहीं था कि वो सोने के सिक्के अफोर्ड कर पाएँ या चला पाएँ। सिक्कों पर देवी देवताओं को प्रतीकों के आधार पर हम उस काल की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को जान सकते हैं। प्रथा यानी कि परंपरा। सिक्कों के डिज़ाइन, उन पर छपे चित्रों की मदद से हम उस समय के शिल्प कौशल को जान सकते हैं। शिल्प कौशल का मतलब होता है किस तरह से वो डिज़ाइन वगैरह करते थे, क्राफ्ट करते थे। कौशल मतलब योग्यता या स्किल्स। उदाहरण देखो आप, भारतीय यूनानी सिक्कों पर देवताओं के चित्र मिले हैं। कुषाणों ने सोने के अधिक सिक्के जारी किए। इससे पता चलता है कि कुषाणों की जो आर्थिक समृद्धि है ना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, वो काफ़ी अच्छी रही होगी।
कुषाणों के सिक्कों पर भारत व यूनान के देवी देवताओं के चित्र भी मिले। सातवाहनों के सिक्कों पर जहाज का चित्र मिला, और जहाज का चित्र जब हम देखते हैं तो हम ये समझेंगे कि भाई जो सातवाहन साम्राज्य था ना, ये समुद्री व्यापार में लगे हुए थे सब, ठीक है, आयात निर्यात करते थे समुद्र के तहत के द्वारा। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ये गुप्त सम्राट थे दोनों ही। इनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं म्यूजिक में इंटरेस्ट रहा होगा इनका। शिलालेख, इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो तांबे की पट्टी या फिर किसी भी पत्थर पर अगर राजा कुछ मैसेज लिखवा करके उसको किसी चौराहे पर लगा देता था, है ना, जनता को कुछ आदेश देने के लिए, वो शिलालेख कहलाते थे। शिलालेखों में राजाओं के शासनकाल, उनकी विजयों, कहाँ कहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की है, और प्रशासनिक प्रथाओं का विवरण होता है, किस तरह से प्रशासन चलाते थे वो। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हमें समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों के बारे में बताता है। समुद्रगुप्त गुप्तों का एक राजा था, तो इसका एक बहुत फेमस शिलालेख है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, है ना। जैसे कि समुद्रगुप्त ने भारत के उत्तरी और दक्षिणतम हिस्से के जो राजा थे उनको हराए थे समुद्रगुप्त। तथा अशोक के शिलालेख हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हैं। शिलालेख सामाजिक पदानुक्रम, यानी कि दोस्तों समाज के अंदर एक व्यक्ति की स्थिति क्या थी वो हमें बताते हैं शिलालेख। जाति व्यवस्था के बारे में बताते हैं और व्यवसायों पर प्रकाश डालते हैं कि समाज के अंदर विभिन्न लोग हैं वो किस तरह के बिजनेस में इंगेज से लगे हुए थे। ये विवाह के रीति रिवाज भी बताते हैं। पारिवारिक संरचनाओं को सामाजिक गतिशीलता के बारे में बताते हैं। सामाजिक गतिशीलता का मतलब होता है सोशल मोबिलिटी, यानी कि जैसे कि कोई शूद्र वर्ण के अंदर पैदा हुआ, उसने ज्ञान हासिल किया और स्किल्स योग्यता कौशल हासिल किया और वो उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी हो गई, है ना, उसको कहेंगे हम सामाजिक गतिशीलता। ताम्रपत्र अभिलेखों में, यानी कि तांबे की पट्टियों पर जो मैसेज लिखे जाते थे दोस्तों, में पाए गए भूमि अनुदान और कराधान विवरण आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताते हैं। यानी कि तांबे की पट्टियों पर भी मतलब कुछ ऐसी मैसेज लिखे हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कुछ राजाओं ने अनेक व्यक्तियों को, जैसे कि धार्मिक व्यक्तियों को भूमि दान में दी थी और उनके यहाँ पर टैक्स सिस्टम कैसे काम करता था, कर किस हिसाब से लगाते थे, वो हमें पता चलता है ताम्र अभिलेखों से। इनसे विभिन्न कालों में प्रचलित धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का पता चलता है। उदाहरण देखो, कुषाण राजा कनिष्क के शिलालेख हमें उनके धार्मिक जुड़ाव के बारे में बताता है। जैसे कि कुषाण राजा ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, कुषाण राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, धर्म से जुड़े हुए थे, इनके शिलालेख हमें बताते हैं। उड़ीसा के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख उनकी सैन्य उपलब्धियों के बारे में बताता है। दोस्तों कलिंग नाम का एक शहर था, कलिंग शहर के राजा थे एक राजा खारवेल। कलिंग कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा के अंदर, जहाँ पर बहुत फेमस युद्ध भी हुआ था, कलिंग युद्ध, और उसके बारे में अलग से भी सवाल पूछा गया है दिसंबर 2024 में, वो आप देख लेना वीडियो। तो उड़ीसा के राजा खारवेल का एक शिलालेख है हाथी गुम्फा शिलालेख, तो उनकी सैन्य उपलब्धियों के बारे में बताता है। अशोक के शिलालेख हमें सामाजिक धार्मिक प्रशासनिक मामलों में दिए गए राजकीय आदेशों को बताते हैं। यानी कि अशोक कोई भी अगर सरकारी आदेश निकलवाता था, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, प्रशासनिक मामलों से संबंधित हो, ये हमें पता चलते हैं अशोक के शिलालेखों से। स्मारक देखो, ये भी पुरातात्विक स्रोत है। स्मारक देखो, इस पुरातात्विक स्रोत तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, उनके टाइप काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर सिक्के हैं, अभिलेख हैं, शिलालेख हैं और स्मारक हैं, ठीक है, याद रखना, सिक्के, शिलालेख और स्मारक। स्मारक देखो, इसको मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। मंदिरों किलों स्तूपों से हम उस समय की तकनीकी कौशल, जीवन स्तर, राजनीतिक परिदृश्य को समझने में मदद मिलती है। राजनीतिक परिदृश्य का मतलब होता है पॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी कि राजनीति का माहौल क्या था वहाँ पर, ये भी समझ सकते हैं। स्मारक विभिन्न अवधियों के दौरान प्रचलित स्थापत्य कला को प्रदर्शित करते हैं। जैसे उत्तर भारत में नागर शैली प्रचलित थी। देखो, नागर शैली में मंदिर अलग तरह से बनाए जाते थे, अलग तरह से डिज़ाइन होता था उनका। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के और दक्कन भारत में बेसर शैली से मंदिर वगैरह और यह स्ट्रक्चर तैयार किए जाते थे। मंदिरों में देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं, यानी कि पुराने टाइम की जो कहानियाँ होती थी, और धार्मिक ग्रंथों को दर्शाया जाता था, जो धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं और विश्वासों के बारे में जानकारी देते हैं। कुछ स्मारकों का आकार और भव्यता किसी राजवंश की समृद्धि और शक्ति का संकेत देती है। यानी कि अगर किसी राजा ने बहुत तगड़ा मंदिर बनाया है, बहुत शानदार मंदिर बनाया है, तो हम समझेंगे कि भाई वो जो राजा था उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रही होगी। जैसे कि औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है कि एलोरा गुफाओं में कैलाश मंदिर, चेन्नई के मामल्लपुरम में पंचरथ मंदिर काफ़ी शानदार है। ऐसे ही दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी में एक मठ के अवशेष मिले हैं। अवशेष मतलब निशानियाँ। मठ क्या होता है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर भिक्षुक और भिक्षुणियाँ रहा करते थे।
क्वेश्चन नंबर 2, भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से उनकी विशेषताओं का परीक्षण करें। ये सवाल बार बार रिपीट होता है दोस्तों, और ये समझ में आता नहीं है, इसलिए लोग इसको अटैम्प्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, सेम टू सेम ऐसे लिख के आ जाना, बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसको याद कर लो, बार बार वीडियो को देखना आपको। तो देखो, भारत के है ना टोटल 6 प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र हैं। टोटल कितने हैं? 6 हैं टोटल। तो इनकी आपको विशेषताएं बतानी कि किस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, और यहाँ पर इतिहास कैसे रहा, यानी कि संस्कृति कैसे फली फूली है। जैसे कि भारत के प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? हिमालय व पश्चिमी सीमा प्रदेश हैं, सिंधु का मैदान है, तीसरा है गांगे उत्तरी मैदान यानी कि गंगा का मैदान, चौथा है पूर्वी पश्चिमी और मध्य भारत जिसके अंदर गुजरात राजस्थान ये सब आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत और सुदूर दक्षिण जिसके अंदर तमिलनाडु और केरल आते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। हिमालय को 3 हिस्सों में बांटेंगे अपन, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और मध्यवर्ती हिमालय। तो पूर्वी हिमालय असम से चीन तक फैला हुआ था। प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल में दक्षिण पूर्व एशिया से और दक्षिणी चीन से काफ़ी यात्री भारत आए। ये पूर्वी हिमालय की बात चल रही है, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान चलता रहा, यानी कि हम चीन की संस्कृति समझते रहे और चीन वाले हमारी संस्कृति समझते रहे। पश्चिमी हिमालय की हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के माध्यम से भारत के अफगानिस्तान व ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। पश्चिमी हिमालय की सहायता से हमने संबंध बनाए ईरान और अफगानिस्तान के साथ में। बलूचिस्तान का एक इलाका है दोस्तों, मकरान क्षेत्र। बलूचिस्तान कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। तो मकरान क्षेत्र कभी इंसानी आबादी हेतु अनुकूल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ड्राई क्लाइमेट था, शुष्क जलवायु थी। यहाँ पर पानी खाना कुछ नहीं था यहाँ पे। जैसे भारत से लौटते हुए सिकंदर की जो सेना है वो मकरान क्षेत्र में रुकी और यहाँ पर भूख प्यास का सामना उन्हें करना पड़ा। और यहाँ पर दोस्तों पश्चिमी हिमालय के अंदर गोमाल, बोलन और खेबर दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं? 2 पहाड़ों के बीच में संकरा क्षेत्र होता है, संकरी गली होती है। दर्रा मतलब पास, PASS। इन दर्रों की सहायता से व्यापारी और विदेशी हमलावर आए थे भारत में, जैसे कि यूनानी, शक, कुषाण, हून और मुस्लिम आक्रांता भारत आए इन्हीं दर्रों से होकर के। मध्यवर्ती हिमालय तिब्बत व भूटान तक फैला हुआ है। भारत व तिब्बत के बीच व्यापार इन्हीं रास्तों के जरिए हुआ था। सिंधु का मैदान अब देखते हैं दोस्तों, 2 भागों में बांट सकते हो, पंजाब और सिंध। पंजाब 5 नदियों के मिलने से बना है, रावी, व्यास, सतलुज, चेनाब और झेलम। ठीक है, तो पंजाब एक उपजाऊ मैदान वाला इलाका रहा है। पंजाब विभिन्न संस्कृतियों का मिलन का स्थल भी रहा है। इसके उपजाऊ जमीनों के कारण यहाँ कई हमलावर आकर्षित हुए थे पंजाब के अंदर। सिंध क्षेत्र बलूचिस्तान में थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है। सिंध के गुजरात के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। हड़प्पा पंजाब में तथा मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित था। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 मेन सिटीज से, एक तो हड़प्पा शहर जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, और मोहनजोदड़ो ये भी दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। गांगे उत्तरी मैदान, इनको भी 3 भागों में बांटेंगे। गंगा के उत्तरी मैदान को ऊपरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निचला क्षेत्र। ऊपरी क्षेत्र संघर्ष व विभिन्न संस्कृतियों का स्थल रहा है। हड़प्पा यहीं पर फली फूली, यहीं चित्रित धूसर संस्कृति का विकास हुआ। चित्रित धूसर संस्कृति, इस पर एक अलग से भी सवाल आया हुआ है। PGW इसको बोलते हैं, पेंटेड ग्रे। ठीक है, PGW चित्रित धूसर संस्कृति। इस संस्कृति में क्या विशेषता थी? अगर आए तो सवाल लिख देना अलग से। उसका आंसर कि इस संस्कृति के लोग है ना मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उस पर अलग अलग डिजाइन ये देते थे। ठीक है, इसको कहेंगे चित्रित धूसर संस्कृति। धूसर मतलब ग्रे कलर की पेंटिंग बनाते थे। मध्य क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ था। यहाँ प्राचीन कौशल, काशी, मगध स्थित थे। इसी क्षेत्र में ने मौर्य व गुप्त साम्राज्य को आधार प्रदान किया था। निचला क्षेत्र देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना था। जलोढ़ यानी कि कच्छारी मिट्टी से बना था। लोह तकनीक के विकास से यहाँ घने जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाई गई, यानी कि लोहे के हथियार विकसित हुए, है ना, उनसे जंगल काट दिए गए और कृषि के लिए जमीन बनाई गई निचले गंगा के क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में उड़ीसा, असम, बंगाल आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला भौगोलिक और प्राकृतिक क्षेत्र भारत का, चौथे नंबर का, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत। तो इसके अंदर कौन कौन से इलाके आते हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। हड़प्पा व ताम्रपाषाण युग की बस्तियों का यहीं पर विस्तार हुआ था, है ना। ताम्रपाषाण संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता यहीं पर फली फूली थी। कम बरसात के बावजूद भी यहाँ पर अच्छी फसल हो जाया करती थी। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं तथा मध्य प्रदेश में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत श्रृंखला मतलब माउंटेन रेंज। तथा नर्मदा व ताप्ती नदियाँ यहाँ बहती हैं। गुप्त काल में कर्षक समाज मध्य प्रदेश में ही रहता था, वहीं पर खेती बाड़ी करता था। तो इतिहास भी बता दिया मैंने प्राकृतिक क्षेत्रों का
और साथ में भौगोलिक विशेषताएं भी आपको बता दी। इस तरह से लिखना है दोस्तों, सेम टू सेम ऐसे लिखना है अपने को, ये मॉडल आंसर इनके। गुजरात का मैदान नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। जलोढ़ मिट्टी मतलब कच्छारी मिट्टी, और जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होती है वहाँ पर खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है। 4000 सालों तक गुजरात के बंदरगाह जैसे कि भड़ोच और खंबात की खाड़ी विदेशी समुद्री व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोर्ट थे, बंदरगाह थे गुजरात के अंदर। उड़ीसा समृद्ध कृषि आधार वाला उपजाऊ तटीय मैदान मानव सामाजिक सांस्कृतिक विकास का केंद्र रहा है। यानी कि दोस्तों उड़ीसा भी एक ऐसा इलाका रहा है जहाँ पर उपजाऊ तटीय मैदान थे और यहाँ पर इंसानों ने मतलब खेती बाड़ी भी की है, अपनी संस्कृतियों का विकास भी किया है। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, इसके दो भाग है दोस्तों, एक तो मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार। ये प्रायद्वीपीय भारत के भाग है। मध्य उच्च भूमि क्या है? यह भाग नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और मालवा पठार के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। मालवा पठार ये मध्य प्रदेश के बीच वाला इलाका है, मालवा पठार। दक्कन का पठार, यह भाग नर्मदा नदी में स्थित है, यह त्रिकोणीय भूभाग है। यह पठार यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो काली मिट्टी से ढका है। जहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा होती है वहाँ पे कपास बहुत अच्छा उगता है। इसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी बहती है। नवपाषाण युग के लोगों ने इसी क्षेत्र में पशुचारण को अपनाया था, यानी कि नवपाषाण युग के लोग हैं वो अपने मवेशियों को यहाँ रखते थे, पशुपालन करते थे। ताम्रपाषाण युग में भी यहाँ पर खेतीबाड़ी की गई। कहाँ पे? प्रायद्वीपीय भारत में। सुदूर दक्षिण, इसमें तमिलनाडु, केरल के क्षेत्र आते हैं। यहाँ नीलगिरी व कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं। पल्लव व चोल काल से ही यहाँ पे ज्वार, चावल, दलहन व तिलहन की खेती की जाती रही है। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म का प्रभाव सुदूर दक्षिण में बहुत कम हुआ। इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। संगम युग दोस्तों, संगम युग का विकास भी यहीं पे हुआ, सुदूर दक्षिण में। संगम युग, युग का मतलब एक समय अवधि होती है, ठीक है। 300 ईसा पूर्व से लेकर अगर 300 ईस्वी के बीच में बात करें तो उसको कहेंगे संगम काल या संगम युग। 600 साल का जो टाइम था उसको संगम पीरियड कहते हैं। तो संगम युग में तमिल कवियों ने यहीं पर अपनी रचनाएं लिखी थी और उन्होंने तमिल साहित्य और तमिल भाषा को आगे बढ़ाया था। संगम का मतलब मिलना होता है, तो कवि मिलते थे यहाँ पे और रचनाएं लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है ना, मैंने खुद लिखे हैं नोट्स आपके लिए, तो एक बढ़िया सा कमेंट कर देना, उससे वीडियो की रीच बढ़ेगी और मोटिवेशन भी मिलता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो आप। पूरा पाषाण संस्कृति के औजार, औजार मतलब टूल्स या हथियार, कोमा जीवन निर्वाह पैटर्न, किस तरह से लाइफ को जीते थे, तथा सामाजिक संगठन पे चर्चा करें। औजार एक एक करके पढ़ते हैं। पूरा पाषाण युग जो कि दोस्तों 26 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में चला है। तो पूरा पाषाण युग के जो औजार थे ना, हथियार थे, वो कटे हुए पत्थरों से बने होते थे, लेकिन इनमें हड्डी, लकड़ी, सींग शामिल थे। तो पूरा पाषाण अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण। इसका टाइम मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो पाषाण काल को दोस्तों आप जानते हैं कि 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण युग, और दूसरा है मध्य पाषाण युग, और तीसरा है नव पाषाण युग। तो उसमें पूरा पाषाण युग की बात चल रही है यहाँ पे, किस तरह से ये औजार इस्तेमाल करते थे। जैसे कि हाथ की कुल्हाड़ी हैंड एक्स, खोदने, काटने, छीलने के लिए काम में ली जाती थी। क्लीवर्स, चौड़े धार वाले भारी औजार होते थे, बड़े मांस को काटने के लिए काम में आता था क्लीवर्स। चॉपर्स, तेज धार वाले सरल उपकरण जिनका उपयोग काटने और खुरचने के लिए किया जाता था। फ्लेक्स क्या होते थे? पत्थर के तीखे टुकड़े जिनका उपयोग काटने और खुरचने के लिए किया जाता था, फ्लेक्स या फलक भी कहते हैं इसको। स्क्रैपर्स कौन से हथियार होते थे? पत्थर के ये घुमावदार किनारे वाले उपकरण या औजार होते थे। खाल साफ करने के लिए काम में लिया जाता था स्क्रैपर्स को। पॉइंट्स क्या होते थे? भालों को बनाने के लिए काम में लिए जाते थे। चाकू काटने हेतु नुकीले ब्लेड होते थे। बुरिन्स, छेनी जैसे धार वाले औजार होते थे। हड्डी व सींग पर नक्काशी बनाने के लिए बुरिन्स का प्रयोग किया जाता था। हार्पून क्या होते थे? कांटों वाले भाले होते थे, मछली पकड़ने के लिए हार्पून का यूज होता था। जीवन निर्वाह यानी किस तरह से जीवन जीते थे पूरा पाषाण काल के लोग। तो पूरा पाषाण काल के लोग अनेक जानवरों का शिकार करते थे, जैसे कि बाइसन, हिरण, जंगली सुअर। उन्होंने खाद्य फल, मेवे जिसको नट्स कहते हैं, जैसे कि मूंगफली, चना, ये सब मेवे होते हैं, कोमा बीज, और जो पेड़ पौधे की जड़ें हैं वो इकट्ठा की पूरा पाषाण के लोगों ने अपने जीवन चलाने के लिए। वे अन्य शिकारियों द्वारा छोड़े गए जो डेड बॉडीज़ हैं, जानवरों की शव हैं, उनसे भी प्राप्त किया करते थे मांस। जल स्रोतों के निकट लोग मछली पकड़ा करते थे। ये लोग छोटे छोटे खानाबदोश समूहों में रहते थे तथा भोजन और संसाधनों की तलाश में घूमते रहते थे। खानाबदोश समूह क्या होते हैं? ऐसा समूह या ऐसा समुदाय जो कि खाने के लिए इधर उधर घूमता रहता है, मतलब स्थायी रूप से एक जगह नहीं टिकते हैं।
वे शिकार करने, संग्रहण करने यानी कि शिकार को इकट्ठा करने तथा अन्य कार्यों के लिए पत्थर, हड्डी और लकड़ी के बने औजारों का प्रयोग करते थे। वे प्रायः गुफाओं व साधारण झोपड़ियों में रहते थे। वे पूरी तरह से पर्यावरण पर डिपेंडेंट थे, पूरा पाषाण के काल के लोग। अब इसमें तीसरा हिस्सा था इसी सवाल में, सामाजिक संगठन या सोशल स्ट्रक्चर। समाज कैसा था इनका? वे खानाबदोश समुदाय थे, पहला पॉइंट ये लिखना है। दूसरा पॉइंट, इनके समूह छोटे होते थे, यानी कि 4-5 लोग ही हुआ करते थे, जिससे कुशल संसाधन प्रबंधन और घनिष्ठ सामाजिक संपर्क संभव हो पाए, यानी कि मिलकर के शिकार करते थे, मिलकर ही खाना खाते थे, जिससे कि सामाजिक संपर्क बढ़ा। इन्हें अनुभव कौशल के आधार पर सम्मान व नेतृत्व मिलता था। महिला व पुरुष दोनों शिकार, संग्रहण व औजार बनाने की गतिविधि में हिस्सा लेते थे। कुछ पुरातात्विक खोजें जैसे कि मातर देवी मूर्ति और शुतुरमुर्ग के खोल से बनी मालाएं इनके धार्मिक विश्वास और प्रथाओं के विकास का संकेत देती है, यानी कि इनके भी कुछ धार्मिक श्रद्धा और विश्वास थे। इस लाइन का क्या मतलब है? इन्हें अनुभव कौशल के आधार पर सम्मान व नेतृत्व मिलता था, यानी कि किसी व्यक्ति ने, पूरा पाषाण काल के व्यक्ति ने अगर बहुत बड़ा जानवर मार दिया है तो उसको रिस्पेक्ट मिलता था, वही लीड करता था उसके समाज को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार की चर्चा करें। हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताओं पर चर्चा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संदर्भ में करें। सवाल दोस्तों अच्छे से समझना है। पहला सवाल है, इसको टुकड़ों में तोड़ के पढ़ो आप, उसी हिसाब से आंसर देना है। क्षेत्रीय विस्तार का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, वो जगहों के नाम लिखने हैं, सीधी सी बात है। और हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताओं की चर्चा करनी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संदर्भ में। देखो समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझाता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 प्रमुख शहर थे, पहला था हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। दोनों ही पाकिस्तान के अंदर हैं अभी हाल फिलहाल। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि खुदाई में जो पहला शहर मिला, जिसका एक्सकेवेशन किया गया, जिसकी खुदाई सबसे पहले हुई, वो हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा था, हड़प्पा सिटी था और मोहनजोदड़ो सिटी था, कैसे घर बनाए जाते थे इनके, सड़कें कैसी थी, जल निकासी प्रणाली कैसी थी सॉरी, वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसका विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में था, जो त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ था। इसका विस्तार देखो, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर दिशा में देखें तो मांडा तक टच करती थी हड़प्पा सभ्यता। मांडा कहाँ पे? J&K यानी कि जम्मू कश्मीर में। दक्षिण दिशा में अगर बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। पूर्व में बात करें यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आलमगीरपुर यूपी तक फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता। और पश्चिम में बात करें तो सुतका गेंडोर नाम की जगह पाकिस्तान में, वहाँ तक फैली हुई थी। यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास स्थित थी। इसमें 2 बड़े शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कुछ प्रमुख स्थल देखो हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, रावी नदी के किनारे फला फूला। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत मतलब राज्य स्टेट में स्थित है और सिंधु किनारे विकसित हुआ। धोलावीरा ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और राखीगढ़ी ये हरियाणा के हिसार जिले में है। आलमगीरपुर ये यूपी में स्थित है और सुतका गेंडोर ये मकरान तट पर स्थित है पाकिस्तान में। मांडा कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में, J&K में। और दैमाबाद महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये सब जगह हैं, स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के। आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताएं आपको बतानी है, मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, यानी कि इनके मकान कैसे होते थे, सड़कें, जल निकासी प्रणाली, ये सब भौतिक विशेषताएं होती हैं। किसके संदर्भ में, किसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। देखो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे शहर मिले, जैसे कि राखीगढ़ी, मांडा, आलमगीरपुर, धोलावीरा, लेकिन इनकी भौतिक विशेषता आपको नहीं बतानी, सिर्फ आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरों की बतानी है। तो देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में निर्माण के लिए मानकीकृत व पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था, जो उच्च स्तर की इंजीनियरिंग को दिखाते हैं, बताते हैं। मानकीकृत ईंट का मतलब है दोस्तों, इनकी जो ये घरों में जो ईंट काम में लेते थे, इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निश्चित होती थी, निश्चित अनुपात में होती थी। पकी हुई मिट्टी का उपयोग खिलौने, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियों व अन्य कलाकृतियाँ बनाने के लिए व्यापक रूप से किया जाता था। पकी हुई मिट्टी का उपयोग। तांबे और कांसे का उपयोग औजारों, हथियारों, आभूषणों के लिए किया जाता था। पत्थर का उपयोग मूर्तियों, मोहरों व बाटों के लिए किया जाता था। हड़प्पा अपने अन्न भंडार, देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अंतर इतना ही था, यहाँ पे हड़प्पा में, हड़प्पा सिटी के अंदर अन्न भंडार मिला था और मोहनजोदड़ो शहर के अंदर विशाल स्नानागार है ना, या ग्रेट बाथ मिला था। उस पर अलग से भी सवाल पूछा गया है पहले भी, और सारी समानताएं हैं, सिमिलरिटीज़ हैं, सब कुछ सेम है। फिर
हड़प्पा अपने अन्न भंडार गढ़, गढ़ क्या होता है, जहाँ पर ऊंचा स्थान होता है जहाँ पर राजा और प्रशासक रहा करते थे, और उन्नत शहरी नियोजन के साक्ष्य तथा सड़कों के आयताकार ग्रिड के लिए जाना जाता था। आयताकार ग्रिड क्या होती है, सड़कें समकोण पे काटती हैं, ठीक है, दो सड़कें समकोण पे काटेंगे, 90 डिग्री पे काटेंगी। और अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को आप ड्रोन से देखोगे, ऊपर से देखोगे, तो आपको नीचे आयताकार ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक नजर आएंगे, उसी को कह रहे हैं आयताकार ग्रिड व्यवस्था। मोहनजोदड़ो अपने विशाल इस आयताकार ग्रेट बाथ या स्नानागार के लिए जाना जाता है, और मोहनजोदड़ो में सुविकसित जल निकासी तथा जल आपूर्ति प्रणालियाँ विद्यमान थी। यानी कि दोस्तों इनके जो घरों में यूज होने वाला पानी है वो नालियों के थ्रू जाया करता था, सीवेज प्रणाली थी यहाँ पर भी, ठीक है। दोनों शहरों में सेल खड़ी या स्टीटाइट की बनी मोहरें पाई गई। तो सेल खड़ी क्या है, एक प्रकार का मटेरियल है, उससे मोहरें बनाई जाती थी। आभूषणों यानी कि जो गहने ज्वेलरी होती थी और सजावटी वस्तुओं में कार्नेलियन और लेपिस लाजुली जैसे कीमती पत्थर इस्तेमाल होते थे सजावटी सामानों में और ज्वेलरी में। दोनों शहरों में सुव्यवस्थित ग्रिड लेआउट और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियाँ प्रदर्शित की गई, जो उच्च स्तर की शहरी नियोजन टाउन प्लानिंग का संकेत देती हैं। जैसे कि दोस्तों कभी टाइम मिले तो चंडीगढ़ या अम्बाला होके आना, वहाँ पर टाउन प्लानिंग शानदार की गई है, शहरी नियोजन। वहाँ पे आपको वाटर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा मिलेगा, है ना, जल निकासी प्रणालियाँ अच्छी मिलेंगी, और सड़कें भी आपको ग्रिड पैटर्न के हिसाब से मिलेंगी, दो सड़कें समकोण पे काटती हुई। तो इसको कहते हैं ग्रिड लेआउट। परिष्कृत का मतलब होता है सोफिस्टिकेटेड, यानी कि बहुत अच्छे से इनकी जल निकासी प्रणालियाँ थी, नालियाँ बनी हुई थी पानी के लिए, ठीक है, पानी की निकासी के लिए। दोनों शहरों में मन का निर्माण, जिसको बीड मेकिंग, मोतियों की जो माला वगैरह बनाने का जो काम होता है, कोमा नाव निर्माण और धातुकारी जैसे शिल्पों में विशेषज्ञ थी लोगों को। धातुकारी जैसे कि तांबे कांसे के बर्तन ये सब बनाना, ठीक है, लोहे के, ये सब धातुकारी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न सिद्धांतों की आलोचनात्मक चर्चा करें। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ या ह्रास के कारण क्या थे, यह सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। दोनों के एक ही आंसर रहेंगे, ध्यान देना, इसको याद करना, रटना है इसको। हड़प्पा सभ्यता क्यों खत्म हुई, क्यों विलुप्त हुई। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन इतिहासकारों व पुरातत्वविदों के बीच चल रही बहस का विषय है। यानी कि जो पुरातत्वविद क्या होता है, विद मतलब जानकार, है ना, पुरानी चीज़ों का जानकार, और जो हिस्टोरियंस इतिहासकार हैं वो आपस में डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन आज तक कोई निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए कि इस रीजन की वजह से हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई। तो पहला सिद्धांत है पर्यावरण परिवर्तन। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास अधिक शुष्क जलवायु ने हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिया, प्रभावित कर दिया। इसमें मानसूनी वर्षा में गिरावट शामिल थी, जिसके कारण घग्गर हकरा नदियाँ सूख गई। देखो पर्यावरण परिवर्तन सिद्धांत क्या कहता है कि 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास काफ़ी गर्म हवाएं बही होंगी, पानी खत्म हो गया वहाँ पर, नदियाँ सूख गई, इसलिए ये सभ्यता भी खत्म हो गई। और नदियाँ सूख गई तो इनकी कृषि और परिवहन है ये प्रणालियाँ भी प्रभावित हुई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार नदियों के मार्गों में परिवर्तन और भूकंपीय गतिविधियों के कारण यहाँ गंभीर बाढ़ आई होगी, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो गई। यानी कि यहाँ पे भूकंप भी आए होंगे, नदियों ने अपना रास्ता ही बदल लिया होगा, जिसकी वजह से सभ्यता खत्म हो गई। ईंधन और निर्माण सामग्री की आवश्यकता के कारण बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई, जिससे स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा। यानी कि घरों में खाना वगैरह पकाने के लिए, घर बनाने के लिए इनको लकड़ियों की जरूरत पड़ी होगी, जंगल काटे होंगे इन्होंने, जंगल काटने की वजह से वहाँ का पर्यावरण प्रभावित हुआ होगा और सिंधु सभ्यता भी खत्म हो गई। फिर आर्यों का आक्रमण, कुछ लोग बताते हैं कि आर्यों ने अटैक किया था। आर्य कौन थे, भारत यूरोपीय जनजाति थी जिसको अपन आर्य कहते हैं, ने बेहतर हथियारों और घोड़े से चलने वाले रथों का उपयोग करके हड़प्पा सभ्यता पर अटैक कर दिया और उन पर विजय प्राप्त कर ली। हालांकि व्यापक युद्ध के निर्णायक साक्ष्य के अभाव के कारण इस सिद्धांत को आज अस्वीकृत, है ना, या खारिज कर दिया गया। जैसे कुछ लोग बताते हैं आर्य आए थे यूरोप की तरफ से, उन्होंने अटैक कर दिया सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा वासियों पर और वो उनको ख़त्म कर दिया, मार दिया, लेकिन दोस्तों इसका कोई प्रूफ मिला ही नहीं है। तो ये जो सिद्धांत है ये आज अस्वीकृत कर दिया गया, आर्यों का आक्रमण का सिद्धांत। ये दोस्तों सवाल पूछा गया है कि आर्यों का हड़प्पा वासियों पर आक्रमण वास्तविकता अथवा मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठ, ठीक है, तो उसमें यही लिखना है, उसमें ये पूछा गया सवाल है। अन्य कारक देख लो, साक्ष्यों से यानी कि सबूतों से पता चला है कि संभवतः पर्यावरणीय परिवर्तनों या व्यापार मार्गों में बदलाव के कारण मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट आई थी। मेसोपोटामिया दोस्तों ईरान की एक संस्कृति रही है, वहाँ व्यापार करते थे, है ना, आयात निर्यात चलता था, लेकिन
व्यापार में जब गिरावट आई तो लोग इधर उधर फैल गए और सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। जल निकासी प्रणालियों और नगर नियोजन जैसे बुनियादी ढांचे के रखरखाव में गिरावट से जीवन स्थितियों में गिरावट आ सकती है और ये सभ्यता खत्म हो गई। तो दोस्तों जैसे ये नालियाँ बनाते थे, घर बनाते थे, तो ये सब बुनियादी ढांचे हैं ना, ये तहस नहस हो गए होंगे समय के साथ में, या इनमें गड़बड़ हो गई। और सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक प्रणालियों और राजनीतिक संगठन में परिवर्तनों ने सभ्यता को भीतर से कमज़ोर कर दिया था। सामाजिक संरचना मतलब परिवार के अंदर कलह बढ़ी हुई, क्लेश बढ़ा होगा। आर्थिक प्रणाली यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, व्यापार प्रभावित हुआ नेगेटिव रूप में, राजनीति भी इनकी प्रभावित हुई, है ना। तो इसकी वजह से माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता भी खत्म हो गई। बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों के असंतुलित उपयोग ने सभ्यता पर बुरा प्रभाव डाला होगा। ये सब दोस्तों कुछ तर्क दिए जाते हैं लोगों के द्वारा कि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए ख़त्म हुई थी, हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के कारण थे ये, है ना। लिख देना, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे सेम टू सेम ऐसे ही, इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं आपके लिए। अच्छा लग रहा है दोस्तों पढ़ना, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने आपदा प्रबंधन की भी एक वीडियो बनाई थी, वहाँ से भी सवाल बने थे एग्ज़ाम के अंदर, काफ़ी लोगों की हेल्प हुई। और पेपर के बाद में आपको कमेंट करके ज़रूर जाना कि पेपर कैसा हुआ आपका, क्या आपको वीडियो से हेल्प मिली। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत पर अलेक्जेंडर, इसको सिकंदर भी कहते हैं, कि आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। ये सवाल बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट, रट लो इसको। देखो अलेक्जेंडर सिकंदर भारत में 327 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बीच में आया, एक छोटा मिशन लेके आया था सैन्य अभियान का, है ना। और इस सैन्य अभियान के कारण या सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़े। पहला था राजनीतिक प्रभाव, सिकंदर की विजयों ने, यानी कि इनकी जो छोटे छोटे जीत थी सिकंदर की, इन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में कई छोटे स्वतंत्र राज्यों को कमज़ोर कर दिया, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का उदय कैसे हुआ, कि वो भारत पे शासन कर पाए चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि आसपास के छोटे राजाओं को सिकंदर ने पहले ही हरा दिया था, कमज़ोर कर दिया था। इन छोटे राज्यों के विनाश से चंद्रगुप्त को क्षेत्र को एकीकृत या कि एकजुट करने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने का अवसर चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था। ये राजनीतिक प्रभाव में आपको लिखना है। आगे चलते हैं, आर्थिक और वाणिज्यिक प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण ने भारत और पश्चिम के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया, जिससे स्थल और समुद्री मार्ग के नए व्यापारिक रास्ते खुल गए। जैसे सिकंदर जब भी आया था ना, तो भारत के व्यापारियों को, भारत के लोगों को पता चला कि भाई पश्चिम में हमें इस रास्ते से जाना है, व्यापार कर सकते हैं, नए नए समुद्री मार्ग पता चले व्यापारियों को, है ना। तो ये भी प्रभाव आप लिख सकते हैं, जिससे कि व्यापार बढ़ा आगे चल के। इससे भारत और यूनानी दुनिया के बीच व्यापार और वस्तुओं एवं विचारों का आदान प्रदान हुआ था। यूनानी मतलब प्राचीन यूरोप का जो हिस्सा, उसको यूनानी कहते थे। यूनानी कारीगरों और व्यापारियों ने विजित क्षेत्रों में बस्तियाँ स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, ये जो अलेक्जेंडर या सिकंदर था, ये यूरोप से ही आया था, यूनान से आया था। तो इसके साथ में यूनानी कारीगर भी आए, यूनानी व्यापारी भी आए। तो सिकंदर ने जहाँ पर राजाओं को हराया, वहाँ पर यूनानी कारीगरों ने अपनी बस्तियाँ स्थापित की। सांस्कृतिक प्रभाव देखो सिकंदर के आक्रमण के, ग्रीक और भारतीय संस्कृतियों के बीच अंतःक्रिया से गांधार कला का विकास हुआ। गांधार कला जिसमें महात्मा बुद्ध की काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी, है ना, जिसमें आप ये समझो कि यूनानी संस्कृति के कुछ तत्व और भारतीय संस्कृति के कुछ तत्व शामिल थे गांधार कला में, जिसमें ग्रीक कलात्मक शैलियों को भारतीय विषयों के साथ मिश्रित किया गया। सिकंदर के साथ आए यूनानी लेखकों और इतिहासकारों ने भारतीय समाज के बारे में अपने अवलोकनों को दस्तावेज में दर्ज किया, यानी कि जब वो भारत में आए, भारत की स्थिति देखी, भारत का भूगोल देखा, वो अपनी किताबों में लिख ले गए सिकंदर के साथ जो भी इतिहासकार आए, जिससे उस काल के बारे में हमें बहुमूल्य जानकारी मिलती है। दोनों संस्कृतियों के बीच दार्शनिक विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। सेना एवं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। जब सिकंदर ने भारत पर अटैक किया ना, तो भारत के राजाओं ने और भारत के लोगों ने देखा इनके पास ऐसे हथियार हैं, ये युद्ध इस तरह से लड़ते हैं। तो इस आक्रमण से भारतीयों को यूनानी सैन्य संगठन और प्रौद्योगिकी का ज्ञान हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, और ये सवाल मेरे को लगता आएगा, लेकिन ये बदल के आएगा। कैसे? प्रारंभिक वैदिक समाज, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में। ये टाइम था प्रारंभिक वैदिक समाज का, अर्ली वैदिक सोसाइटी का। इस समाज की अर्थव्यवस्था, इस समाज की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? राजनीति और धर्म पे टिप्पणी लिखना। आपको कोई दो पूछेगा, जैसे कि अर्थव्यवस्था और समाज पूछ लिया, या फिर राजनीतिक व्यवस्था और धर्म पूछ लिया। तो मैंने चारों ही आपको बता दिए हैं, लिख देना। फिर अर्थव्यवस्था कैसी थी प्रारंभिक वैदिक समाज की?
तो मवेशी विशेषकर गायें अर्थव्यवस्था का केंद्र थी, वे धन का एक माप होती थी। जैसे कि किसी के पास में ज़्यादा गाय हो जाती थी तो उतना ही ज़्यादा अमीर होता था वो। पशुपालन प्रमुख था, लेकिन वे धान व जौ जैसी फसलें उगाते थे, यानी कि इनकी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। किसकी? प्रारंभिक वैदिक समाज की। पशुपालन भी करते थे, जानवरों को पालते थे और साथ में कृषि भी किया करते थे। व्यापार मुख्यतः वस्तु के आदान प्रदान से किया जाता था। विनिमय के माध्यम के रूप में मवेशी का प्रयोग किया गया। यहाँ बढ़ई धातुकर्मी कौन होते हैं? जो लोहा पीतल तांबे का उपयोग करने वाले होते हैं, नई नई चीज़ों को बनाते हैं, उनको धातुकर्मी कहते हैं। बुनकर, जो वस्त्र निर्माता होते हैं, कपड़ों को बुनते हैं। सुनार व कुम्हार की उपस्थिति यहाँ पे थी। नदियों का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता था। घोड़े से चलने वाले रथों ने परिवहन व युद्ध में भूमिका निभाई। निष्क नामक सोने के सिक्के भी प्रचलन में थे। ये विशेष रूप से बड़े लेन देन में काम आते थे, निष्क नामक सोने के सिक्के। स्वैच्छिक या अनिवार्य योगदान के रूप में करों तथा युद्ध लूट ने भी अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, यानी कि किसी की अगर इच्छा हो गई तो राजा को वो खुद चल करके हेल्प किया करता था। समाज देखो, प्रारंभिक वैदिक समाज, सामाजिक संबंध मुख्यतः रिश्तेदारी पर आधारित थे, जिसमें परिवार और कुलों की केंद्रीय भूमिका थी। कुल यानी कि खानदान। इस समाज की विशेषता पशुपालन और कृषि की मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें मवेशी पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। यह समाज अपेक्षाकृत सरल था, जिसमें परिवार और कुल संरचना पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। कठोर जाति व्यवस्था की अवधारणा अभी तक नहीं उभरी थी। यह आपको लिखना है समाज के अंदर। भाई उत्तर वैदिक काल के अंदर तो बहुत ज़्यादा कठोर जाति व्यवस्था हो गई, ठीक है, और वंशानुगत भी हो गई थी वो जाति व्यवस्था। जैसे कि ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो भी ब्राह्मण कहलाएगा, भले ही उसको कोई ज्ञान ना हो। लेकिन ऐसा आरंभिक वैदिक काल में नहीं था। व्यवसाय शक्ति से जन्म पर आधारित नहीं थे। जैसे कि कुम्हार के घर के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ, जरूरी नहीं है कि वो कुम्हार का ही कार्य करेगा, वो और बिजनेस भी कर सकता है। शासन का नेतृत्व मुख्य रूप से जनजातीय प्रमुख, जिसको अपन राजन कहते हैं, राजन का मतलब राजा, जो शासन और युद्ध दोनों में अपने लोगों का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन करते थे। धार्मिक प्रथाएं, अनुष्ठान और बलिदानों के माध्यम से अग्नि, इंद्र और वरुण जैसे प्राकृतिक शक्तियों और देवताओं की पूजा पर केंद्रित थी। यानी कि जो आरंभिक वैदिक समाज था दोस्तों, ये प्राकृतिक तत्व की पूजा किया करता, जैसे कि अग्नि की, इंद्र की और वरुण की। समाज की बुनियादी सामाजिक इकाई परिवार थी, जिसमें सबसे बड़े सदस्य को कुलपा कहा जाता था। कुलपा के पास अधिकार होते थे, परिवार के डिसीजन लेता था। अंतर जनजातीय संघर्ष आम बात थी यहाँ पर, जैसा कि ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के युद्धों में स्पष्ट होता है। महिलाओं को सम्मानजनक दर्जा प्राप्त था। उन्हें अपने पति चुनने, जनेऊ धारण करने, अनुष्ठान यज्ञों में भाग लेने, कताई और बुनाई जैसी गतिविधियों में भाग लेने की फ्रीडम थी महिलाओं को। अच्छा स्थान था आरंभिक वैदिक समाज में। राजनीतिक व्यवस्था देखो, अब जनजातीय समाज का नेता राजन होता था। राजा मुख्य रूप से जनजाति और उसके जो जानवर होते थे उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। वरिष्ठों की, यानी कि जो बुजुर्ग लोग थे, उनकी एक काउंसिल या परिषद होती थी, जिसे सभा कहते थे। यह न्यायिक कार्य संपन्न करती थी, न्याय देने का काम करती थी सभा। व्यापक राजनीतिक और नीतिगत मामलों से निपटने वाली एक समिति भी होती थी। राजन के चुनाव में यह समिति अहम भूमिका निभाती थी। राजन की सहायता करने वाले कौन कौन से अधिकारी होते थे? पुरोहित, जिसको पुजारी कह रहा हूँ, सेनानी या सैन्य नेता, ग्रामणी, ग्राम प्रधान होता था। एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र अथवा जनपद की अवधारणा अभी तक प्रचलन में नहीं थी। यानी कि दोस्तों अभी भी है, जनपद नाम का शब्द नहीं आया था। जनपद तो बाद में आएगा, उत्तर वैदिक काल के बाद में आएगा जनपद, जैसे कि कौशाम्बी, अवंती, है ना, ये सब महाजनपद थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था इस टाइम पर। राजा है अभी भी सभा और समिति के माध्यम से ही शासन करता था। झगड़े भूमि को लेकर नहीं बल्कि मवेशियों को लेकर होते थे। यहाँ पर सभा और समिति का अस्तित्व और प्रभाव लोकतांत्रिक शासन के प्रारंभिक स्वरूप का संकेत देता, जिसमें राजा सभाओं के प्रति जवाबदेह होता था। देखो आरंभिक वैदिक समाज के अंदर डेमोक्रेसी था, लोकतंत्र था। क्यों? क्योंकि राजा रिस्पॉन्सिबल होता था, कोई भी डिसीजन सभा और समिति के बिना वो नहीं लेता था। धर्म देखो, वैदिक लोग प्राकृतिक तत्वों और शक्तियों जैसे अग्नि की, वायु की, वर्षा की, सूर्य का सम्मान करते थे और उनको देवता के रूप में मानते थे। प्रमुख देवता कौन कौन से होते थे? इंद्र कौन से देवता हैं? गर्जन और युद्ध के देवता। अग्नि देवता वरुण, जिसको ब्रह्मांडीय व्यवस्था के देवता, यानी कि यूनिवर्स का जो सिस्टम है उसके देवता माने गए वरुण, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के देवता। और सूर्य देवता। पूजा में विस्तृत अनुष्ठान और बलिदान का मतलब यहाँ पे यज्ञ से है, जैसे कि राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, ये बलिदान या यज्ञ होते थे।
जिन्हें खुले स्थानों पर ऋग्वेद के मंत्रों के साथ किया जाता था आर्य लोगों के द्वारा। आर्य लोग एक समय पर एक ही देवता पर ध्यान केंद्रित करते थे। इस काल में कोई मंदिर या मूर्तियां नहीं थी। आरंभिक वैदिक काल में पूजा खुले स्थानों पे में अनुष्ठानों व प्रार्थनाओं के माध्यम से होती थी। क्वेश्चन नंबर 8, 6वीं शताब्दी BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा या ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के उद्भव के कारणों पर चर्चा करें। बार बार रिपीट होता है कि बौद्ध धर्म भारत में क्यों आया, इसके कारण क्या थे, आपको लिखना, कैसे भी सवाल पूछ सकता है घुमा के। तो पहला सामाजिक कारण लिखेंगे दोस्तों, वैदिक सामाजिक पदानुक्रम अपने सख्त जाति विभाजन, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम होता था अनुष्ठान, यज्ञ करवाना, धार्मिक उपदेश देना। क्षत्रिय का काम समाज की रक्षा करना। वैश्य काम व्यापार करना। शूद्र काम समाज की मेहनत वाले काम करना। तो कैसा सामाजिक असमानता पैदा करता था। देखो वैदिक काल में ना एक सामाजिक व्यवस्था थी, मतलब शूद्र और मेहनत वाले काम ही करेगा, वो ज्ञान देने का काम, अनुष्ठान वगैरह नहीं कर सकता था। उत्तर वैदिक काल में स्थितियां और ख़राब हो गई, तो ये सख्त यहाँ पर जाति विभाजन था, जिसकी वजह से समाज में असमानता पैदा हो गई। सामाजिक पदानुक्रम का मतलब है कि समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति, सोशल हायरार्की। तो इस व्यवस्था को काफ़ी लोग दमनकारी मानते थे। बौद्ध धर्म ने एक ऑप्शन लोगों के सामने पेश किया कि जिसमें जाति की परवाह किए बिना ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत क्षमता पर बल दिया गया। इससे मौजूदा व्यवस्था द्वारा बहिष्कृत किए गए लोग समाज की मुख्य विकास धारा में आ सके। दोस्तों समाज में वो लोग जैसे कि दलित, महिलाएं हैं या निचली जाति के लोग हैं, अपने आप को इग्नोर फील करते थे, ठीक है, और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अनुष्ठान यज्ञ जैसे महंगे अनुष्ठान कर सकें। तो इसलिए बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ भारत में, और बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित भी हुए लोग। क्षत्रिय जो परंपरागत रूप से योद्धा लड़ाका थे, ने धार्मिक मामलों में ब्राह्मणों के प्रभुत्व या दबदबे से नाराज थे। ब्राह्मण थे दोस्तों धर्म में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रखते थे, क्षत्रिय नाराज हो गए उनसे। बौद्ध धर्म ने इस असंतोष को एक मंच, प्लेटफॉर्म प्रदान किया, क्योंकि इसने ब्राह्मणवादी वर्चस्व या उसके डोमिनेंस को चुनौती दी और सामाजिक व्यवस्था का एक अलग मॉडल पेश किया। तो बौद्ध धर्म में क्या था दोस्तों कि अगर आपकी कोई भी जाति है, कोई भी लिंग, कोई भी पृष्ठभूमि आपकी, तो भी आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई बहुत महंगे अनुष्ठान क्रम करने की आवश्यकता नहीं होती थी बौद्ध धर्म में, इसलिए लोग अट्रैक्ट हुए, बौद्ध धर्म अपनाया। अनेक लोग जटिल एवं महंगे वैदिक अनुष्ठानों को बोझिल मानते थे। बौद्ध धर्म की सरल, अधिक सुलभ शिक्षाएं जो हर व्यक्ति तक पहुँचती थी, जो नैतिक आचरण पर ध्यान देती थी और लोगों को आकर्षित करती थी। नैतिक आचरण का मतलब है जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों बौद्ध धर्म की तरफ इसलिए लोग अट्रैक्ट हुए क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान और यज्ञों के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति पाई जा सकती थी, है ना, मोक्ष पाया जा सकता था। आर्थिक कारक देखो, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापार और शहरीकरण के उदय के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक विकास हुआ, है ना। व्यापार बढ़ा, शहरीकरण हुआ और वैश्य वर्ग समाज के अंदर प्रभाव बढ़ाने लगा। तो वैश्य वर्ग को क्या लगा कि हमारा जो बिजनेस है ना, इस ब्राह्मणवादी व्यवसाय के कारण प्रभावित हो रहा है, इस वैदिक परंपराओं से प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए ये भी लोग बौद्ध धर्म की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो व्यापारी और कारोबारी जो वैश्य वर्ग से आते थे, बौद्ध धर्म को इसलिए आकर्षक मानते थे क्योंकि यह उनके पैसे या उनके बिजनेस के प्रति कोई भेदभाव नहीं करता था तथा व्यापार में नैतिक आचरण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता था। बौद्ध धर्म में व्यक्तिगत अभ्यास और ध्यान पर यानी कि मेडिटेशन पे जोर देने से महंगे बलिदान का मतलब यज्ञ और अनुष्ठानों की आवश्यकता कम हो गई, जिससे यह अधिक व्यापक लोगों के लिए सुलभ हो गया। बौद्ध धर्म की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुए क्योंकि यहाँ पे कर्मकांड अनुष्ठान वगैरह नहीं थे। धार्मिक कारण देखो, बुद्ध की शिक्षाएं वैदिक परंपरा के जटिल संस्कृत ग्रंथों के विपरीत सरल व सुलभ भाषा पाली में प्रस्तुत की गई। तो देखो संस्कृत हर किसी इंसान को नहीं आती थी, सिर्फ पढ़े लिखे विद्वानों, राजाओं को और ब्राह्मण थे उन्हीं को आती थी, ठीक है। समाज में निचली जाति के लोग हैं, दलित लोग हैं और महिलाएं, उनको नहीं आती थी। लेकिन जो महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे अपने, वो पाली भाषा में दे रहे थे और पाली हर कोई जानता था, इसलिए पाली भाषा की तरफ अट्रैक्ट हुए। बौद्ध धर्म लोगों ने अपनाया। अपनी करुणा, ज्ञान, त्याग के लिए प्रसिद्ध बुद्ध के व्यक्तित्व ने अनेक फॉलोअर्स को अट्रैक्ट किया। अशोक जैसे शासकों के समर्थन से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म में धर्मांतरण और बौद्ध धर्म के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और बौद्ध अनुयायियों को सपोर्ट भी किया था। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं पर चर्चा करें। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार 4 सत्य
और अष्टांगिक मार्ग है। ये सवाल आया हुआ सवाल है, रिपीट हो सकता है 10 या 20 नंबर में। तो बौद्ध धर्म के 4 सत्य कौन से? कि दुख है यार, लाइफ में बहुत सारा पेन है, दुख है, जीवन दुख और कष्टों से भरा पड़ा है। पहला सत्य बौद्ध धर्म का। दुख का कारण है क्या है? हमारी जो इच्छाएं हैं वही है, हमारी जो तर्षणा है, इच्छा है। जैसे कि मैंने तैयारी की है बहुत अच्छे से गवर्नमेंट जॉब की, और इस साल लग जाएगी, इस साल मैं एग्ज़ाम क्रैक कर दूंगा, लेकिन नौकरी नहीं लगी, नंबर ही नहीं आया। तो ये मेरी इच्छा थी ना नौकरी लगने की, और नहीं लगी नौकरी, तो मुझे क्या हो गया? दुख हो गया। फिर दुख का निवारण संभव है, यानी कि इसका सॉल्यूशन खोज सकते हैं अपन, दुख को मिटा सकते हैं। इच्छाओं का त्याग करके दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। भाई इच्छा ही त्याग दो आप, ठीक है। ये महंगे मोबाइल लेने हैं, महंगे कपड़े खरीदने हैं, कोठी बंगले बनाने हैं, महंगी बाइक लेनी है, तो ये सब इच्छाएं हैं, पूरी नहीं होती हैं, तो फिर दुख होता है इंसान को। दुख निवारण का मार्ग है, यानी कि एक रास्ता भी है जिससे कि आप दुखों को काट सकते हो। अष्टांगिक मार्ग का अगर अनुसरण या उसको फॉलो करेंगे तो दुख का निवारण या उसको मिटाया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग में दोस्तों 8 रास्ते हैं टोटल। पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है यथार्थ को ही देखना और जानना चाहिए, यानी यथार्थ मतलब वास्तविकता को जानना चाहिए, देखना चाहिए। सम्यक संकल्प का मतलब आसक्ति, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार रखना, यानी कि किसी के प्रति भी अटैचमेंट नहीं रखना। अटैचमेंट रखने से काफ़ी ज़्यादा लगाव और मोह हो जाता है। द्वेष, किसी के प्रति नफरत न रखना, और हिंसा, किसी भी जानवर या फिर इंसान के साथ किसी टाइप की वॉयलेंस, हिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सम्यक वाक, वाक का मतलब वाणी, तो सत्य और मधुर वचन बोलना। सम्यक कर्म क्या होते हैं? अच्छे काम करना, अच्छे कर्म करना। सम्यक आजीव क्या होता है? सही तरीके से आजीविका चलाना, कोई भी ऐसा काम न करना जिससे कि गैर कानूनी तरीके से पैसा आए, ठीक है, वो पैसा फिर आगे चलकर दुख का कारण बनेगा। सम्यक व्यायाम, यानी कि कुशल कर्मों का अभ्यास करना, अच्छे काम करना। सम्यक स्मृति, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को याद रखना। स्वरूप मतलब उसका आकार प्रकार, यानी कि जो वस्तु जिस भी रूप में थी, आप उसी रूप में उसको देखेंगे आगे भविष्य में, उस रूप को बिगाड़ेंगे नहीं, ये सम्यक स्मृति कहलाती है। 8वां रास्ता है सम्यक समाधि। इसमें दोस्तों चित्त की एकाग्रता, चित्त मतलब दिमाग, एकाग्रता कंसंट्रेशन, तो जब दिमाग एक जगह पर स्थिर हो जाए तो इसको सम्यक समाधि कहेंगे। तो अन्य भी शिक्षाएं हैं, ये मैंने 4 सत्य और अष्टांगिक मार्ग बता दिए, 8 रास्ते बताए दुखों को काटने के लिए, आध्यात्मिक रास्ते पे चलने के लिए। बौद्ध धर्म की कुछ शिक्षाएं और देखो, चोरी न करना, इंद्रियों पर संयम या कंट्रोल रखना, नशे न करना और झूठ न बोलना। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर स्वामी का जीवन परिचय एवं इनकी शिक्षाओं पर चर्चा करें। आ सकता है दोस्तों सवाल 10 नंबर का। देखो, इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली नाम की एक जगह, वहाँ पे कुंडग्राम में हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, बचपन का नाम वर्धमान था महावीर स्वामी का। उनका पालन पोषण राजसी माहौल में हुआ, यानी कि राजाओं के माहौल में हुआ, लेकिन बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की रहे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, इन्होंने संन्यास ले लिया 30 साल की उम्र में। और 12 साल तक जंगलों के अंदर कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, महात्मा बुद्ध की तरह। उन्होंने 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में निर्वाण प्राप्त कर लिया। निर्वाण का मतलब मोक्ष प्राप्त कर लिया। अपने तपस्या से भरे जीवन में उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वे अहिंसा और धैर्य के मार्ग पर डटे रहे। महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षा देखो, पहला है अहिंसा। किसी भी जीव को मन, वचन अथवा कर्म से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हिंसा सिर्फ ये नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी को हर्ट कर रहे हो, किसी की फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो, वो भी एक हिंसा है अपने आप में। सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। करुणा यानी कि दूसरों की भावना को समझना, सिंपैथी। सत्य, हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए। सत्य का पालन करने से व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। ऐस्ते, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर कंट्रोल रखना और वासनाओं को वश में करना। अपरिग्रह का मतलब होता है भौतिक वस्तुओं से लगाव न रखना, जैसे कि महंगे मोबाइल, महंगे घर, महंगे कपड़े, ये सब भौतिक वस्तु, मटेरियल लाइफ है, इससे अपने आप को डिटेच करना, अलग रखना अपरिग्रह कहलाता है। मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें। बार बार रिपीट होता है दोस्तों, इस साल आ सकता है, चांस बन रहे हैं। मौर्य प्रशासन, क्योंकि मौर्य राज्य का जो अर्थव्यवस्था और समाज है, दिसंबर वाले पेपर में पूछा गया था 2024 में। इस बार मौर्य प्रशासन आ सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके अधिकारियों के अधीन मौर्य साम्राज्य ने एक अत्यधिक केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली विकसित की थी। केंद्रीकृत का मतलब दोस्तों, सारी जो शक्तियाँ थी वो राजा में निहित होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनके पास काफ़ी सारे पावर था, डिसीजन खुद ही लेते थे, लेकिन वो सहायता लेते थे मंत्री परिषद और अन्य मंत्रियों की, लेकिन अंतिम डिसीजन राजा को होता था। इसे कहते हैं केंद्रीकृत
प्रशासनिक प्रणाली। राज्य का शासन देखो तो राजा एक निर्णायक व्यक्ति था, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान होता था राजा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी कि जो इनका चंद्रगुप्त का एक महामंत्री था कौटिल्य या चाणक्य जिसको आप कहते हो, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। उस किताब के अनुसार प्रजा को खुशी व सुख देना उसकी प्रायोरिटी होगी, उसकी प्राथमिकता होगी। राजा के क्या काम होंगे? मंत्रियों को नियुक्ति देना व उनका निष्कासन करना, लोगों के लिए कल्याणकारी नीतियाँ बनाना, अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करना। मेगस्थनीज अपनी किताब इंडिका में बताते हैं। मेगस्थनीज दोस्तों एक दूत था, है ना, दूत था, वो आया था दरबार के अंदर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर आया था। विदेशी व्यक्ति था, ये विदेशी दूत था मेगस्थनीज। इसने एक किताब लिखी इंडिका, उसमें बताता है कि राजा चंद्रगुप्त ना अपने आराम के समय पर भी काम करते रहते थे, आधिकारिक कामकाज करते रहते थे अपने आराम के समय पर भी। मौर्य राजाओं को देवनाम प्रिय की उपाधि दी गई। देवनाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय। अमात्य, अमात्य कौन होते थे? राजा की सहायता करने हेतु अमात्यों को नियुक्त किया गया। अमात्य एक प्रकार के मंत्री होते थे। अमात्य उच्च स्तर के अधिकारी, परामर्शदाता यानी कि सलाह दिया करते थे और विभागों का कार्यभार जिम्मेदारी संभालते थे अमात्य। अमात्य क्या काम होते थे? अमात्य यानी कि मंत्री। राजा को सलाह देना, राज्य के मामलों का प्रबंधन करना, नीति निर्माण में सहयोग करना, दूत के रूप में काम करके अन्य राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित करना, वित्त प्रबंधन, पैसों का लेखा जोखा रखना, न्याय व्यवस्था संभालना और सैन्य रणनीति। सैन्य प्रशासन देखो तो मौर्य सेना एक बड़ी सुव्यवस्थित और शक्तिशाली सेना थी जो साम्राज्य के विस्तार और स्थिरता के लिए आवश्यक थी। सेना को 6 समितियों में विभाजित बांटा गया, जिसमें प्रत्येक समिति विशिष्ट सैन्य शाखा को संभालती थी, जिसका समग्र नियंत्रण एक सेनापति के पास में था। देखो सेना बहुत बड़ी थी, हाथियों की सेना थी, पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी, ठीक है, रथों की सेना थी। तो इन सेनाओं को संभालने के लिए टोटल 6 समिति बनी थी और हर समिति, है ना, के कुछ काम होते थे। जैसे कि पैदल सेना की जो समिति है वो पैदल सेना के कामकाज को देखा करती थी और पैदल सेना का कमांडर या फिर एक सेनापति होता था जिसको अपन पदाध्यक्ष कह रहे हैं। ऐसे घुड़सवार सेना जो कि अश्वाध्यक्ष की अध्यक्षता में काम करती थी। युद्ध रथ सेना के लिए भी समिति होती थी और इस समिति का अध्यक्ष रथाध्यक्ष होता था। हाथी सेना इसके अध्यक्ष हस्ताध्यक्ष होते थे और नौसेना इसके नौसैन्य अध्यक्ष होते थे। और परिवहन एवं आपूर्ति के लिए भी एक समिति होती थी कि सेना के अंदर दोस्तों सैनिकों को राशन पानी मिलता रहे, ठीक है, उनको प्रॉब्लम ना हो, वेतन मिलता रहे और हथियार मिलते रहे। तो परिवहन एवं आपूर्ति की भी एक सेना थी। सेना सीधे सम्राट के नियंत्रण में होती थी। राजस्व प्रशासन देखो, मुख्य अधिकारी कौन कौन से थे? समाहर्त, ये राजस्व का मुख्य संग्रहकर्ता और सभी खातों को बनाए रखने वाला एक प्रभारी अधिकारी होता था समाहर्त। नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार वीडियो देख लेना, बोल रहा हूँ 4-5 बार, टाइम है तो लिख लिख के याद कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। राजस्व प्रशासन में दोस्तों दूसरा अधिकारी आता है समनीधात्र। ये शाही भंडारों का कोषाध्यक्ष होता था, यानी कि जो राजा अपने पास में जो शाही खजाना रखता था उसको संभालता था समनीधात्र नाम का एक पोस्ट वाला अधिकारी। अर्थशास्त्र किताब में 22 प्रकार के टैक्स बताए गए, जैसे कि शहरों में बिक्री कर पर, शराब कर पर, अमीरों पर टैक्स लगाए गए, गाँव में भी टैक्स लगते थे, काश्तकारों से भू राजस्व लिए गए। भू राजस्व यानी कि ज़मीन की जो उपज होती है, जो फसल होती है, उसका कुछ हिस्सा है वो राज्य को देना पड़ता था। बागों पर यानी कि गार्डन पर कर लगाए गए, नौका शुल्क, खनिज कर, सड़क व समुद्री व्यापारियों भी टैक्स लगाए जाते थे मौर्य साम्राज्य में। और करों की दर क्या होती थी? 1/3, 1/5, 1/6 और 1/8। देखो सबसे कम रेट कौन सी इसमें? 1/8। ये धार्मिक कार्यों पे लगती थी क्योंकि धर्म को बढ़ावा देते थे मौर्य साम्राज्य के राजा। 1/3 कर की दर का मतलब क्या है कि भाई 3 रुपये अगर आप कमा रहे हो किसी भी बिजनेस से तो आपको 1 रुपये वो मौर्य राजा को देना पड़ेगा। इस राजस्व या इस टैक्स का उपयोग सेना के रखरखाव में, बहुत भारी भरकम इनकी सेना थी ना भाई, सैलरी देनी पड़ती है अधिकारियों को, अधिकारियों का वेतन, धार्मिक गतिविधि, निर्माण कार्यों और राजा के व्यक्तिगत खर्च में इस राजस्व के पैसे का खर्च होता था, उपयोग होता था। न्याय व्यवस्था देखो, राजा न्यायिक मामलों में अंतिम प्राधिकारी तथा अपील की अंतिम अदालत है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो राजा के पास जा सकता था। मौर्य राज्य में 2 प्रकार के कोर्ट थे, एक तो सिविल न्यायालय जो कि अनुबंध जिसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी किसी व्यक्ति ने समझौता कर लिया, सामने वाले ने धोखा दे दिया तो ये समझौते से रिलेटेड सिविल न्यायालय में विवाद सुने जाते थे। संपत्ति विवाह के विवादों का निपटारा सिविल न्यायालय में होता था। आपराधिक न्यायालय जिसको कंटक शोधन न्यायालय भी कहते हैं, तो विभिन्न अपराधों के लिए अलग अलग सजाएं होती थी। इस व्यवस्था में राजधानी प्रांत
जिले, शहर तथा गाँवों में भी कोर्ट होते थे। यानी कि ये जो मौर्य साम्राज्य की न्यायिक व्यवस्था थी ये विकेंद्रित डिसेंट्रलाइज्ड थी। सजा, क्या क्या सजाएं होती थी? जुर्माना, कारावास, अंग भंग यानी कि शरीर के किसी भी पार्ट को काट देना, मृत्यु। सम्राट अशोक ने क्षमा जैसे सुधार लागू किए। कलिंग युद्ध के बाद ने उसने लोगों को माफ़ कर दिया कि भाई पाप मत करो, तुम गलत काम मत करो, ठीक है, अभी तो कर लिया, आगे मत करना। तथा न्याय सुनिश्चित करने तथा गलत सजाओं को रोकने के लिए उसने एक प्रकार के अधिकारी लगाए थे, धम्म महामातों की नियुक्ति की थी। नगरीय प्रशासन देखो इनका, जैसे कि प्रमुख अधिकारी अष्टिनोमोय होता था। नगरीय यानी कि शहरों का प्रशासन संभालते थे अष्टिनोमोय। नगर परिषद को 6 समितियों में बांटा गया। पहली समिति का काम उद्योग व शिल्प का प्रबंधन करना होता था। दूसरी समिति का काम विदेशियों की देखभाल यानी कि जो विदेशी लोग थे उनकी भोजन के लिए रहने की व्यवस्था संभालती थी दूसरी समिति। तीसरी समिति जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवाती थी। चौथी समिति व्यापार एवं वाणिज्य पर अपना मतलब संभालती थी, वाणिज्य यानी कि व्यापार से संबंधित गतिविधि। पांचवी समिति विनिर्मित वस्तु का परीक्षण करती थी। विनिर्मित का मतलब है कि बनाई गई वस्तु, तो किसी कारीगर ने अगर कोई वस्तु बना दी है, गलत हो गई तो उसको सज़ा मिल जाया करती थी वहाँ पे, ये समिति डिसाइड करती थी। छठी समिति का काम था बेची गई वस्तुओं पर टैक्स इकट्ठा करना, कर इकट्ठा करना। प्रांतीय प्रशासन देखो, अब इम्पोर्टेंट है प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय केंद्रों का प्रमुख राज्यपाल होता था और ये राज्यपाल इन्हीं के शाही परिवार में से आया करता था। इसको कुमार भी कहते थे, जो मंत्री परिषद के निर्देश पर काम करता था। राज्यपाल को कुमार कहते थे। अशोक के धौली और जोगड़ अभिलेख में 3 कुमारों का जिक्र मिलता है। ये 3 कुमार अलग अलग जगह पर अपनी सेवा दे रहे थे, जैसे कि तोशली, उज्जैन और तक्षशिला। ये राज्यपाल शाही परिवारों से आते थे। अशोक के समय जूनागढ़ का कुमार तुषास्प नाम था उसका, कुमार मतलब राज्यपाल। चंद्रगुप्त और एक राज्यपाल था जिसका नाम पुष्यगुप्त था। इनके बहुत अच्छे संबंध थे, क्लोज रिलेशंस थे। स्थानीय प्रशासन देखो, मौर्य साम्राज्य के प्रांतों को जिलों में बांटा गया था, जैसे कि भारत को अलग अलग राज्यों में, राज्यों को फिर डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। जिला स्तर के महत्वपूर्ण अधिकारी देखो प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त होते थे। इनके कार्य देखो, भूमि का सर्वेक्षण, सर्वे करना और उसका मूल्यांकन करना। राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था बनाए रखना किसके काम होते थे? प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त नामक अधिकारियों के। और स्थानिक एक पद होता था, ये जिले का प्रभारी होता था, जिले के काम को देखता था कौन? स्थानिक। ग्रामीण कौन होता था? गांव का मुखिया। और गोप एक प्रकार का पद होता था जो कि 5-10 गांव को संभालने वाला एक अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल आता है, समझ में नहीं आता लेकिन लोग इसीलिए इसको छोड़ के आते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा क्या मतलब है, क्या लिखना आपको, एग्जैक्ट ये लिख के आ जाना, छाप देना सेम टू सेम। साम्राज्य की अवधारणा। साम्राज्य यानी कि कोई भी एम्पायर है, कोई भी राज्य है। साम्राज्य की अवधारणा का मतलब होता है जनरल आइडिया या कॉन्सेप्ट, यानी कि साम्राज्य से आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन बतानी है। क्या मौर्यों ने एक साम्राज्य का निर्माण किया? देखो, साम्राज्य की कुछ विशेषताएं होती हैं कि उसके पास में एक सेना होती है, उसका एक भौगोलिक विस्तार होता है, ठीक है, राजा वहाँ के बहुत मजबूत होते हैं, राइट, वहाँ पे कर व्यवस्था पाई जाती है। तो क्या मौर्यों ने भी एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी? यह आपको लिखना है। साम्राज्य की अवधारणा देखो, साम्राज्य एक बड़ी राजनीतिक इकाई होता है। साम्राज्य की एम्पायर की डेफिनेशन, परिभाषा बता दो, जो आमतौर पर विजय, प्रभुत्व के माध्यम से यानी कि दूसरों को मतलब कूटनीति के माध्यम से दबाव डाल करके बनाई जाती है। राजनीतिक इकाई पॉलिटिकल यूनिट होती है एक, जहाँ एक केंद्रीय शक्ति एक विशाल क्षेत्र और बड़ी आबादी को कंट्रोल करती है। जहाँ का राजा होता है वही कंट्रोल करता है बड़ी आबादी को। केंद्रीय शक्ति प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीकों से अपने अधीन आने वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करती है। साम्राज्य में विभिन्न प्रकार के लोग और संस्कृतियाँ शामिल होती हैं, जिसके कारण शासन में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती है। अब देखो, एक साम्राज्य में अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके त्यौहार, उत्सव, मेले, परंपराएं अलग हों, वो लड़ाई कर सकते हैं, तो साम्राज्य के सामने चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। ये समझा है अपने साम्राज्य की डेफिनेशन, क्या होता है साम्राज्य। उदाहरण देखो, मुगल साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य था। और दूसरा सवाल दोस्तों, क्या मौर्यों ने एक साम्राज्य का निर्माण किया? बिल्कुल किया दोस्तों, हाँ, मौर्यों ने एक एम्पायर बनाया था, इस्टेब्लिश किया था, बिल्ड किया था। पहला है दोस्तों प्रादेशिक विस्तार। किसी भी साम्राज्य की एक विशेषता होती है, प्रादेशिक विस्तार करे, वो अपने इलाकों को बढ़ाए, दूसरे की ज़मीनों पर कब्जा करे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर जब था तब यह उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक फैला हुआ था, यहाँ तक कि वर्तमान ईरान के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल थे। तो हम क्या कह सकते हैं कि मौर्यों ने एक साम्राज्य का निर्माण वास्तव में किया था। केंद्रीकृत प्राधिकरण यानी कि इस साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके उत्तराधिकारियों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र बिहार में, पटना में स्थित था।
बनाकर एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, जिसमें राजा के पास पावर होती थी, राजा पूरे साम्राज्य पे कंट्रोल रखता था। और यही तो एक साम्राज्य की विशेषता होती है कि वहाँ पर राजा के पास में सबसे ज़्यादा पावर होती है। तो बिल्कुल किया था मौर्यों ने एक साम्राज्य का निर्माण। एकीकृत शासन, इंटीग्रेटेड रिजाइम। साम्राज्य में विविधता होने के बावजूद भी प्रशासनिक नियमों में एक रूपता थी। नियम कानून राज्य में समान रूप से लागू होते थे। जैसे कोई भी साम्राज्य होता ना तो बहुत दूर में फैला हुआ होता हो, ठीक है, हर इलाके में समान कानून होते हैं साम्राज्य में। और ऐसी विशेषता दोस्तों शासन की वो मौर्य साम्राज्य के पास थी। तो मौर्यों ने वास्तव में साम्राज्य का निर्माण किया था। नौकरशाही और प्रशासन। नौकरशाही मतलब जो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो नियमों को लागू करते हैं, उनको कहते हैं नौकरशाह, ठीक है, नौकरशाह। और उनकी सेवा को नौकरशाही कहते हैं। जैसे कि भारत में आईएएस और आईपीएस क्या है, नौकरशाह तो हैं, ब्यूरोक्रेट है ना। नौकरशाही और प्रशासन। साम्राज्य अपने क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए एक जटिल शासन प्रणाली पर निर्भर रहते थे। मौर्य साम्राज्य में एक सुव्यवस्थित नौकरशाही थी। अलग अलग अधिकारी होते थे अलग काम को करने के लिए, जिसमें अधिकारी राजस्व संग्रह यानी कि रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, कानून व व्यवस्था तथा सार्वजनिक कार्यों सहित प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की देखरेख करते थे। आर्थिक एकीकरण। मौर्य साम्राज्य में व्यापार की समृद्धि और साझा मुद्रा का प्रचलन था, यानी कि एक टाइप की करेंसी चलती थी पूरे साम्राज्य के अंदर, जिससे इसके विशाल भूभाग में आर्थिक आदान प्रदान आसान हुआ। देखो अलग अलग नोट, अलग अलग सिक्के चलेंगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है, एक ही टाइप की करेंसी चलेगी तो आसान होगा व्यापार। तो यही साम्राज्य की विशेषता होती है। तो वास्तव में मौर्यों ने साम्राज्य बनाया था। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। साम्राज्य अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर सांस्कृतिक व सामाजिक प्रभाव डालते हैं। मौर्य साम्राज्य में अशोक के अधीन बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था तथा प्रजा ने शांति व सहिष्णुता को अपनाया था। कलिंग युद्ध में दोस्तों बहुत खून खराबा देखा अशोक ने, उसका दिल पिघल गया, हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सोचा कि यार छोड़ते हैं मारकाट वाला सीन और हम तो अब धम्म नीति का पालन करेंगे, यानी कि सहिष्णुता और शांति फैलाएंगे, जानवर को नहीं मारने देंगे, जुर्माना लगा देंगे, ये सब पर्यावरण की रक्षा करेंगे। विस्तार व समेकन। समेकन का मतलब होता है कंसोलिडेट करना, अलग अलग चीज़ों को जोड़ना, समेकन कहलाता है। साम्राज्य सैन्य विजय और गठबंधनों के माध्यम से विस्तार करते हैं तथा नए क्षेत्रों और आबादियों को शामिल करते हैं। मौर्य साम्राज्य का विस्तार चंद्रगुप्त और बिंदुसार के अधीन हुआ था और अशोक के समय तो ये विस्तार अपने चरमोत्कर्ष यानी कि पीक पे पहुंच गया था, बहुत दूर तक फैला हुआ था मौर्य साम्राज्य। तो यही तो साम्राज्य की विशेषता होती है। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, त्रिणय की अवधारणा क्या है। अवधारणा मतलब इसकी परिभाषा क्या है, त्रिणय की। आता सवाल समझ में नहीं आता लेकिन, तो आप ये लिख देना जो भी मैं लिख रहा हूँ। प्राचीन तमिलकम की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर चर्चा करें। देखो तमिलकम क्या है, तमिलकम एक भौगोलिक प्रदेश था, एक ज्योग्राफिकल रीजन था जिसके अंदर आज का कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु आते थे और श्रीलंका भी आया करता था तमिलकम में। प्राचीन तमिलकम एक भौगोलिक क्षेत्र था। तो यहाँ पे त्रिणय क्या था भाई, त्रिणय था प्राचीन तमिलकम क्षेत्र में। त्रिणय 5 पारिस्थितिक क्षेत्रों के बारे में बताता है। पारिस्थितिक मतलब पर्यावरण से संबंधित, जो अलग अलग परिदृश्य, अलग अलग लैंडस्केप को स्पष्ट करते हैं। प्रत्येक त्रिणय विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं, वनस्पतियों और जीवों और यहाँ तक विशिष्ट मानवीय गतिविधियों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ था। त्रिणय क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का पर्यावरण का क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। और वही विशेषता मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि कुरुंजी त्रिणय था, इसकी क्या विशेषता थी, ये पहाड़ी इलाके होते थे, यहाँ लोग शिकार को इकट्ठा, शिकार को मारना और स्थानांतरित खेती के लिए जाने जाते थे। स्थानांतरित खेती क्या होती है, जैसे कहीं पे जंगल लगे हैं, जंगलों को काट दिया, जला दिया, फिर वहाँ पे फसल लगा दी, फसल कटने के बाद में दूसरे जगह पे चले गए, वहाँ पर भी सेम काम किया, जंगलों को काट दिया, ठीक है, और वहाँ पर भी फसल कर ली आग लगा के, ठीक है। तो इस तरह की खेती ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि कहलाती है। ये कुरंजी त्रिणय में की जाती थी। तो त्रिणय का मतलब क्या है भाई, एक तरह के पारिस्थितिक क्षेत्र या पर्यावरणीय क्षेत्र हैं। जैसे कि मूल्य त्रिणय, ये वन एवं चारागाह भूमि होती थी जहाँ मवेशी पालन और पशुपालन होता था। ऐसे मरुतम त्रिणय, ये नदी और तटीय इलाके होते थे जहाँ उपजाऊ मिट्टी और गहन खेती की जाती थी, यानी कि छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर बहुत ज़्यादा जो उत्पादकता है फसल की वो हासिल कर ली जाती थी। इंटेंसिव एग्रीकल्चर इसको कहते हैं, गहन खेती को। नेतल त्रिणय क्या होता था, तटीय क्षेत्र जहाँ मछली पकड़ना व नमक का उत्पादन होता था। पलई त्रिणय, शुष्क व रेगिस्तानी क्षेत्र जहाँ कठोर परिस्थितियाँ थी और यहाँ पे डाकू रहते थे। पलई त्रिणय में समझ गए, त्रिणय क्या है, एक पर्यावरण का क्षेत्र जहाँ पर अलग अलग विशिष्टताएँ पाई जाती हैं, अलग टाइप के जानवर, अलग टाइप के यहाँ पे ज़मीन पाई जाती है त्रिणय में, अलग अलग त्रिणय में, और यहाँ पर लोगों के बिजनेस अलग अलग हो सकते हैं।
तमिलकम की राज्य व्यवस्था क्या थी? देखो, राजतंत्रीय शासन आपको लिखना है कि संगम काल में, जो कि 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, 600 सालों तक चला था, में चेर, चोल, पांडे जैसे शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। ये आपको लिखना है इसके अंदर। इस तरह से जो भी मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे छाप के आ जाना। राजा सर्वोच्च शक्ति रखते थे, सबसे ज़्यादा पावर राजा के पास होती थी। उन्हें राज्य और प्रजा का रक्षक माना जाता था। राजा को विभिन्न अधिकारियों और परिषदों द्वारा सहायता दी जाती थी। जैसे कुछ परिषद थी प्राचीन तमिलकम में, जैसे कि एम्पे रुकुजू और एन पेरायम द्वारा राजा को सलाह दी जाती थी, जिसमें मंत्री, पुजारी, सैन्य कमांडर, दूत, जासूस शामिल होते थे इन काउंसिल्स या परिषद में। भूमि राजस्व यानी कि जमीन, फसल की उपज से जो हिस्सा राज्य को मिलता था उसको कहते हैं भूमि राजस्व। लैंड रेवेन्यू, व्यापार पर सीमा शुल्क राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत था। राज्य के पास स्थायी सेना होती थी। न्याय व्यवस्था तमिल सिद्धांतों के अनुसार तय होती थी। जैसे कि दोस्तों, धार्मिकता के जो मामले उनको आराम कहा जाता था। वीरता संबंधित मामले मरम, और दोष संबंधी मामले पाजी, और श्रम से संबंधित जो मामले हैं, जो न्याय व्यवस्था नान कहलाती थी। ये कुछ तमिल सिद्धांत, तमिल कल्चर में इस तरह से लोगों को पनिशमेंट वगैरह दिया जाता था। चेरों ने, चेर राजवंश था, इन्होंने केरल पे शासन किया। प्रतीक चिन्ह इनका धनुष था, ठीक है, तीर कमान वाला। चोल राजवंश, ये तमिलकम के उत्तरी व मध्य भागों पर इन्होंने शासन किया। प्रतीक चिन्ह इनका टाइगर था, बाघ था। पांडे, ये वर्तमान मदुरई में शासन करते थे। राज्यों के साथ छोटे छोटे सरदार भी हुआ करते थे। अब प्राचीन तमिलकम की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी देखो। अब अर्थव्यवस्था में क्या बतानी है, फसलें कौन सी करते थे लोग, और व्यापार किस तरह से होता था, ये अर्थव्यवस्था का हिस्सा होता है। तो मुख्य फसलें यहाँ की काली मिर्च, बाजरा है, ठीक है, बाजरा, दालें, गन्ना, नारियल होते थे। और तालाब, झीलों और बांधों ने कृषि उत्पादकता में वृद्धि की। शिल्प और उद्योग देखो, यहाँ पर बुनाई, मछली पकड़ना, जहाज निर्माण व धातु कर्म, यानी कि लोहे, कांसे, पीतल से काफ़ी बर्तन वगैरह बनाए करते थे, हथियार भी बनते थे, धातु कर्म के हिस्से होते हैं। धातु काम करना। व्यापार, इसमें दोस्तों निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी थी, यानी कि जो बेचते थे सामान, जैसे काली मिर्च, मोती, हाथी दांत और वस्त्र। आयात कौन सी चीज़ें करते थे, कौन सी चीज़ें मंगवाते थे, कांच, मूंगा, शराब और पुखराज जैसी जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जो लग्जरियस थिंग्स हैं, वो मंगवाते थे। आर्थिक अवसंरचना देखो इनकी, सड़कों व बंदरगाहों के निर्माण ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। भाई किसी भी साम्राज्य एम्पायर में अगर तगड़ी सड़कें होंगी, बढ़िया बंदरगाह होंगे, तो भाई वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। धान यानी कि चावल व नमक को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता था। विनिमय मतलब एक्सचेंज करना। जैसे कि आपको आलू खरीदने हैं, आपके पास नमक है, तो आप सामने वाले को नमक दे दो, सामने वाला आपको आलू दे देगा। ये होता है विनिमय प्रणाली, एक्सचेंज सिस्टम। औद्योगिक केंद्र कौन कौन से थे प्राचीन तमिलकम के? मदुरई और उरियर, ये वस्त्र उत्पादन के केंद्र थे। कपड़ा यहाँ पे मतलब लोग बेचते खरीदते थे, कपड़ा यहाँ पे होता था। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में जीवन वृत्तांत, कविताओं और नाटकों की प्रकृति पर चर्चा करें। ये सवाल बार बार रिपीट होता है, और क्या पता पहला ही सवाल मिल सकता है आपको, ठीक है, किस्मत अच्छी रही तो। और आप ट्रस्ट रखना इस वीडियो पे, काफ़ी सारे सवाल हैं दोस्तों, वो आपसे बनेंगे। इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा आप में कि आप अच्छे से क्रैक कर लोगे। इस पेपर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसमें, और वो रिपीट होते हैं, और लगभग हर चैप्टर से मैंने सवाल बनाए हैं। तो देखिए, अगर आपको भारत का प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री लिखना है, पुराना इतिहास लिखना है, तो जीवन वृत्तांत किस तरह से हेल्प करेंगे? जीवन वृत्तांत होता है दोस्तों किसी का जीवन चरित्र, यानी कि बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? जैसे कि आप अपने दोस्त के बारे में सब कुछ जानते हो, आप जानते हो ना सब कुछ, तो उसके बारे में आपने एक किताब लिख दी, वो उसकी क्या कहलाएगी? उसकी बायोग्राफी कहलाएगी। तो इनसे, ये जो जीवन वृत्तांत होते हैं, इनसे शासकों, कवियों, विद्वानों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकती है हमें, तथा उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके कार्यों और सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों की झलक मिलती है। किस तरह से उन्होंने राजनीतिक चलाई उन परिस्थितियों में, वो सब हम जीवन वृत्तांतों, बायोग्राफी से समझ सकते हैं। इन्हें राजा का करीबी व्यक्ति लिखता था जीवन वृत्तांतों को, बायोग्राफी को, जिनके कारण वे राजा की उपलब्धियों व गुणों का महिमा मंडन कर देते थे, तथा राजा की कमियों और बुरे कार्यों को छुपा देते थे अपने लेखन में। दोस्तों क्या होता था, जैसे कि दरबार के अंदर रहने वाला कोई भी कवि है, कोई भी लेखक है, वो राजा की प्रशंसा ही करेगा, क्योंकि उसको राजा के अंडर रहना है, ठीक है, उसको महलों के अंदर रहना है, उसको ज़मीन लेनी है, उसको राजा से सोने की मुहरें लेनी है। तो वो क्या कर देगा, राजा की बढ़ाई चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा करेगा। उदाहरण देखो आप, हर्षचरित। चरित्र का मतलब यहाँ पे दोस्तों चरित्र है, जीवन चरित्र। तो राजा हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति वंश हरियाणा के अंदर राजा थे,
राजा हर्ष के जीवन और शासनकाल के बारे में हमें हर्षचरित जानकारी देता है। इसे उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा था। रामचरित दोस्तों ये भी एक किताब ग्रंथ है। इसमें केवर्त किसानों की एक प्रकार की जाति होती थी, केवर्त किसानों व पालों के राजा, बंगाल की बात चल रही है, पाल वंश का एक राजा था, राजा रामपाल। उस किसानों और रामपाल के बीच में लड़ाई हुई थी, वो रामचरित में मिलता है हमें। विक्रमांक देव चरित, तो चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6th के शासन के काल पर केंद्रित है। ऐसे ही राजतरंगिणी एक ग्रंथ या किताब है। अगर आपको कश्मीर का इतिहास जानना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेखक इसके कलहण हैं। कविताएं किस तरह से हेल्प करती है इतिहास को लिखने में, पोइट्री ये सामाजिक और सांस्कृतिक विवरण देती हैं। देखो मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी है, आप विस्तार कर देना क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ऐसे। यानी कि कविताओं से, पुराने टाइम की जो कविताएं थी उनको पढ़ करके हम सामाजिक रीति रिवाज को, है ना, उनकी धार्मिक विश्वास, आस्थाओं, परंपराओं को और मूल्यों को जान सकते हैं। राजनीति और प्रशासन के बारे में बताती हैं, व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताती हैं, नैतिक और दार्शनिक विचारों को बताती हैं कविताएं। उदाहरण देखो, संगम साहित्य में जो बहुत सारी कविताएं लिखी गई, है ना, जो तमिल कवि लिखते थे 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच में संगम काल में संगम साहित्य लिखा गया था। राजतरंगिणी पुराण और महाकाव्य दो है भारत में दोस्तों, रामायण और महाभारत, और वैदिक साहित्य, जैसे कि इसमें वेद आते हैं, ब्राह्मणिक ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं इसमें, और उपनिषद, ये वैदिक साहित्य के पार्ट हैं। तो काफ़ी सारी कविताएं आपको भारत के प्राचीन इतिहास में बताती हैं के बारे में। नाटक किस तरह से हेल्प करेंगे इतिहास लिखने में, ड्रामा सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों को बताते हैं, धार्मिक विश्वासों को बताएंगे, राजनीतिक संरचनाएं एवं शासन के बारे में पूरी डिटेल देते हैं नाटक, भौगोलिक ज्ञान देते हैं कि मतलब इस देश के अंदर कितनी नदियाँ हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने पठार हैं, मरुस्थल है कि नहीं है। नाटक उस समय की कलात्मक एवं साहित्यिक परंपराओं के बारे में बताते हैं कि उस टाइम पर मतलब कोई डांस होता था या फिर गाना गाते थे लोग, तो इस तरह के भी नाटक है, मतलब ये सब बताता है। उदाहरण देखो, कालिदास के 3 नाटक गुप्त काल के बारे में बताते हैं हमें। कालिदास दोस्तों बहुत महान कवि हुए हैं भारत के। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास के 3 नाटक है। ठीक है, इससे गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। ऐसे ही दोस्तों भास एक लेखक हुए, उन्होंने स्वपनवास दत्ता नामक एक नाटक लिखा है। ऐसे शूद्रक लेखक ने मर्चकटिकम नाटक लिखा है, और मर्चकटिकम नाटक को पढ़कर दोस्तों भारतीय शहरी जीवन के बारे में सब कुछ वास्तविकता जान सकते हैं कि जो इंडियन सिटीज थी पहले के टाइम पे वहाँ पर क्या क्या सीन चल रहा था। ठीक है, लोग किस तरह से बिहेव करते थे एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 15, आई होप दोस्तों मैं आपको समझा पा रहा हूँ। कमेंट जरूर करना आपको, ठीक है, और कोई कमी लगे तो आप बता सकते हो, क्योंकि मैं भी आपकी तरह लर्नर हूँ, कमियाँ हो सकती है मेरे से, ठीक है, गलतियाँ हो सकती है, आपको इम्प्रूवमेंट के लिए बताना है अपनी तरफ से। और अच्छा लगा वीडियो तब भी कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृति की क्या विशेषता थी। देखो नवपाषाण संस्कृति का टाइम कितना माना जाता है भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 2200 ईसा पूर्व की एक में माना जाता है। यहाँ की विशेषता खाना बदोश, शिकारी, संग्रहकर्ता जीवन शैली से स्थायी कृषि समुदाय में संक्रमण है दोस्तों। जैसे कि जब नवपाषाण संस्कृति स्टार्ट हुई ना, तो इंसान ने शिकार करना, शिकार को इकट्ठा करना, है ना, एक जगह को दूसरी जगह पर जाना स्थायी नहीं टिकता था, तो ये जीवन शैली छोड़कर वो अब स्थायी कृषि समुदाय में रहने लगा, यानी खेती बाड़ी भी करने लगा, अपने घर बनाने लगा, एक जगह टिकने लगा वो। तो ये संक्रमण का काल था। नवपाषाण संस्कृति की यही विशेषता थी। क्षेत्रीय विशेष विविधता देखो इसको, देखो ये सवाल रिपीट हो सकता है दोस्तों, विभिन्न क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृति की क्या विशेषता थी। ये सवाल 2 बार आ चुका है, 2 बार आ चुका, रिपीट हो सकता है। पहला आपको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कश्मीर के संदर्भ में नवपाषाण काल की संस्कृति की विशेषता। तो इसमें बुर्ज होम एक सिटी था कश्मीर के अंदर। यह स्थल अपने अनोखे गड्ढा आवासों के लिए जाना जाता है, जहां लोग मिट्टी में खोदे गए भूमिगत कमरों यानी कि अंडरग्राउंड कमरे खुदाई करके लोग रहते थे वहाँ पे। कुछ क्षेत्रों में मिट्टी के बर्तनों का अभाव था, बाद में विशिष्ट आकार के डिज़ाइन वाले मिट्टी के बर्तन भी इसमें शामिल कर लिए गए थे। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कश्मीर में फसलों की खेती और मवेशियों, भेड़ों, बकरियों सहित पशुओं को पालतू बनाया रखा गया। पशुओं को इसलिए पालतू बनाते थे, डोमेस्टिकेशन इसलिए करते थे क्योंकि पशुओं से मांस हासिल कर सकते हो, दूध, ऊन, ये सब हासिल कर सकते हो। व्यक्तिगत रूप से अलग अलग कब्रों में शवों को दफनाते थे लोग। कभी कभी सामूहिक रूप से भी शवों को एक साथ डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता था और कब्रों को फर्श के नीचे रखा जाता था। दक्षिणी क्षेत्र देखो, दक्षिण भारत में नवपाषाण स्थलों की एक विशिष्ट विशेषता राख के टीलों की उपस्थिति थी। राख के टीले कहाँ मिलते हैं?
नवपाषाण संस्कृति में दक्षिणी क्षेत्र में जो पशुओं को बांधने व अपशिष्ट निपटान संबंधित थी, यानी कि जानवर जहाँ पे रहता है, जहाँ पे वो खाना खाता है, ठीक है, वो अपशिष्ट पदार्थ है वो उनके आसपास ही लोग रख देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे राख के टीले मिले हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में यानी कि दोस्तों यहाँ पर खेती बाड़ी भी की जाती थी, पशुपालन भी किया जाता था। दक्षिण क्षेत्र में पत्थर से बने फर्श वाली घास फूस से बनी झोपड़ियों आम बात थी यहाँ पे बनाना, जिसके चारों तरफ पत्थर के घेरे या पत्थर लगे होते थे जो हवा से बचाव के लिए लगाए जाते थे इन झोपड़ियों के चारों तरफ। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग घरों की फर्श के नीचे वयस्कों और बच्चों दोनों के मृतकों को दफनाने के लिए किया जाता था। यानी कि दोस्तों जब भी कोई इंसान मर जाता था उसके साथ में कुछ मिट्टी के बर्तन हैं वो भी दफना दिए जाते थे जो कि उस इंसान ने अपनी लाइफ में यूज किए थे। ऐसा माना जाता था कि मतलब दूसरी दुनिया में जब ये इंसान पहुँचेगा तो वहाँ पर भी ये बर्तन इस्तेमाल करेगा। पूर्वी क्षेत्र, यहाँ स्थानांतरित खेती की जाती थी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी बताया था, जैसे कि किसी जगह पर आप गए, वहाँ पर पेड़ों को काटा, वहाँ पे फसल लगाई, कटने के बाद में दूसरी जगह पे चले गए, वहाँ पर भी सेम ऐसा किया। तो यहाँ स्थानांतरित खेती की जाती थी पूर्वी क्षेत्र में। यह कृषि का एक प्रकार है स्थानांतरित खेती, जिसमें खेती हेतु भूमि को साफ किया जाता है और उसे पुनः उपजाऊ होने दिया जाता है। खेती कौन सी करते थे? रतालू और तारों की फसल करते थे। खेती होती है एक टाइप की, फसलें होती है रतालू और तारे। मिट्टी की दीवारों वाले घर और हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन होते थे। मृतकों के लिए लकड़ी और पत्थरों के स्मारक बना दिए जाते थे। पॉलिश सतह वाले नुकीले औजार होते थे, यानी कि अब जो इनके औजार थे ना अधिक नुकीले और पॉलिशदार चमकदार होने लगे नवपाषाण संस्कृति के। पेड़ पौधों और पशुओं का पालतूकरण किया गया, यानी कि कुछ पेड़ पौधे जैसे कि हम भी तो नीम तुलसी के ये सब लगाते हैं ना, इन पौधों का हमने क्या कर लिया है? पालतूकरण कर लिया है। तो ये सवाल क्या था? नवपाषाण संस्कृति की विशेषताएं। ये सवाल 2 बार पूछा गया है ना, कश्मीर के संदर्भ में, दक्षिण क्षेत्र के संदर्भ में, इस तरह से ये सवाल आए हैं, लिख देना आप। कुछ भी आपको नवपाषाण संस्कृति कहीं पर भी मिले ये सब छाप के आ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की ताम्रपाषाणकालीन कृषि संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, चालकोलिथिक एग्रेरियन कल्चर्स इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर। इसकी क्या विशेषताएं थी? तो इसे ताम्र युग के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृति का जो टाइम माना जाता है इतिहास के अंदर 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। तांबे और पत्थर के औजारों का इस्तेमाल, मिश्रित अर्थव्यवस्था, गेहूँ जौ चावल जैसी फसलों की खेती इसकी विशेषता थी। जैसे कि ये जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति थी ना, ये पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करती थी, पशुपालन भी करती थी, खेती बाड़ी भी करती थी। वे मिट्टी ईंट के घरों के साथ ग्रामीण बस्तियों में रहते थे। चित्रित मिट्टी के बर्तन, विशेष रूप से काले और लाल बर्तन, इस अवधि की पहचान है। तांबे और पत्थर का उपयोग देख लो, ये मतलब आपको लिखना है ताम्रपाषाणकालीन कृषि संस्कृति की विशेषता है। ताम्रपाषाण कहीं पे भी वर्ड आ जाए ये लिख सकते हो कि तांबे और पत्थर का उपयोग किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जिसमें खेती पशुपालन शिकार करते थे लोग। फसलें गेहूं जौ चावल मसूर कपास बाजरा उगाते थे, पशुपालन करते थे। मैंने हेडिंग लिखी है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि आप लिख देना, इतनी तो समझ डेवलप कर दी है मैंने आपके अंदर, ठीक है, लिख दोगे आराम से। धार्मिक विश्वास भी थे इनके, जैसे कि प्राकृतिक तत्वों की, जैसे कि हवा की, पेड़ की, है ना, आग की, इनकी पूजा करते थे। प्राकृतिक तत्व होते हैं। शिल्प उत्पादन, तरह तरह के जो शिल्प उत्पादन के कार्य यहाँ पे चलते थे। दफन प्रक्रियाएं, शव के साथ बर्तन व औजार दफनाते थे और चित्रित मिट्टी के बर्तन, यानी कि मिट्टी के बर्तनों पे डिज़ाइन वगैरह बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन आज समझो आप, ये सब लिख के आ सकते हो। प्रारंभिक तमिलहम में, तमिल मतलब जो प्राचीन तमिलकम था, एक भौगोलिक क्षेत्र था जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल आया करते थे। में राजनीतिक समाज के क्रमिक विकास पर निबंध लिखो। ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि दक्कन और तमिलहम में प्रारंभिक राज्य निर्माण पर एक लेख लिखो। 20 नंबर का सवाल रट लो सबसे पहले कि यहाँ पे राज्य का निर्माण कैसे हुआ प्राचीन तमिलकम में। इस तरह कुछ शब्द देखिए आपको 1-2 तो आप लिख के आ सकते हो। दक्कन और तमिलकम में प्रारंभिक राज्य गठन ईसा पूर्व की अंतिम शताब्दियों और ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों के दौरान हुआ था। यहाँ पे कुछ राज्य बने थे, जैसे कि दक्कन में, दक्कन कौन सा इलाका है दोस्तों? कृष्णा नदी जहाँ पर बहती है उसका दक्षिण हिस्सा है दक्कन। सातवाहन दक्कन में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरा। दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में सातवाहन उभरा था दक्कन में। मौर्यों के बाद उन्होंने वर्तमान महाराष्ट्र में केंद्रीय राज्य की स्थापना की। सातवाहनों ने अपने शासन पूरे दक्कन में फैलाया, जिसमें वर्तमान कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। स्थल और समुद्री व्यापार ने सातवाहनों के उत्थान और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनके प्रभाव का विस्तार व प्रशासन का विकास संभव हो पाया। कि जमीन से व्यापार करते थे और समुद्र से व्यापार करते थे। मौर्य राज्य की तुलना में उनका प्रशासन सरल था। उन्होंने रणनीतिक विवाहों, स्ट्रेटेजिक
ये मैरिज क्या करते थे जिससे कि दूसरे राज्य के साथ में इनके संबंध अच्छे हो जाते थे। तमिलकम दोस्तों, तमिलकम यहाँ किसकी राजनीति देखते हैं, यहाँ पर जो राज्यों का गठन हो वो देखेंगे। यहाँ पहले जनजातीय कुल थे, कुल यानी कि खानदान या वंश। फिर 3 प्रमुख तमिल राजवंश या 3 मुखिया तंत्र का उदय हुआ। ये मुखिया तंत्र क्या होता, जिसमें 3 प्रमुख सरदार होते थे, चेर, चोल, पांडे। ये 3 प्रमुख राजवंश कहलाते हैं या मुखिया तंत्र कहलाते हैं। समय के साथ इन राजवंशों ने प्रशासनिक सुधार व राजनीति में उन्नति की, प्रोग्रेस की और अधिक संगठित और शक्तिशाली राज्य बन गए। तो आप ये समझो कि भाई तमिलकम, जो प्राचीन तमिलकम था ना, वहाँ पे जनजातीय कुल खत्म हो गए, अब उनकी जगह अब आ गए राजवंश, चेर, चोल, पांडे। चेर, चोल, पांडे को मोवेंद्र के नाम से जाना जाता था। मोवेंद्र एक तमिल वर्ड है। मोवेंद्र का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग या शाब्दिक अर्थ होता है इसका 3 प्रमुख। मोवेंद्र का चेर, चोल, पांडे, चेर, चोल, पांडे, ये 3 मुखिया तंत्र प्रभावशाली थे। मोवेंद्र का अधिकार लोगों और संसाधनों को जुटाने की उनकी क्षमता पर आधारित होता था। प्राय यानी कि जनरली उपहार देने और लूट के माल के पुनः वितरण के माध्यम से ये अपनी राजनीति चलाते थे। हालांकि मोवेंद्र के पास पर्याप्त शक्ति थी, फिर भी उनका शासन पूर्ण रूप से विकसित राज्य नहीं था, क्योंकि दोस्तों उनके पास में एक तो ऑफिशियल नौकरशाही संरचना का अभाव था, इनके पास अधिकारियों की कमी, स्पष्ट अधिकारी नहीं थे जैसे कि मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के पास में थे, और नियमित कराधान प्रणाली का अभाव था, यानी कि इनका जो टैक्सेशन सिस्टम है ये भी रेगुलर नहीं था, कभी टैक्स ले लेते थे कभी नहीं लेते थे। क्वेश्चन नंबर 18 बार बार पूछा जाता है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था और समाज में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करें। भाई पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, पहले तो ये बात बताओ, ठीक है, कैसा लग रहा है कमेंट करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इन नोट्स को तैयार करने में और वीडियो को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। हर एक चैप्टर को मैंने शामिल किया दोस्तों, जितना पॉसिबल हो सकता है उतने सवाल आपके लिए बनाए हैं मैंने। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था और समाज में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करें। देखो, एक तो प्रारंभिक वैदिक काल था, एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल प्रारंभिक वैदिक काल के बाद में आया था। उसकी अर्थव्यवस्था और समाज में क्या परिवर्तन हुए, तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में अर्थव्यवस्था में और समाज दोनों में ऋग्वैदिक काल की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। उत्तर वैदिक काल का टाइम कितना माना गया, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो इस टाइम पर भी काफ़ी परिवर्तन हुए इकोनॉमी और समाज के अंदर। पहला आर्थिक परिवर्तन देखो, उत्तर वैदिक काल का आर्थिक परिवर्तन, पशुपालन से अब कृषि पर ध्यान दिया गया। लोहे के औजारों से गेहूं व चावल की खेती में उत्पादकता में बढ़ोतरी। भाई लोहे के औजार, लोहे के हल वगैरह यूज करोगे तो ज़्यादा गहराई से ज़मीन को खोद सकते हो, फसल लगा सकते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अनाज का पैदावार बढ़ेगा। कृषि उत्पादन से अधिशेष, यानी कि दोस्तों एक परिवार ने अपने खाने के लिए भी यूज कर लिया और बच गया जो गेहूं, उसको मार्केट में बेच के आ जाते थे, जिससे कि व्यापार और वाणिज्य को या व्यापार की गतिविधियों को बढ़ावा मिला, बाजार उभरे। उपजाऊ गंगा के मैदानों में बस्तियां फैल गई, जिससे कस्बों और शहरों का विकास हुआ। नए शिल्पों यानी कि नए नए जो कारीगर थे, व्यवसाय थे, वो आए, उनको बढ़ावा मिला, जैसे कि लोहारी और बढ़ईगिरी। सामाजिक परिवर्तन देखो उत्तर वैदिक काल का, वर्ण व्यवस्था अब कठोर हो गई, यानी कि दोस्तों कोई शूद्र वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति है, चाहे कितना ज्ञानी हो, कितना ही उसके पास स्किल्स हो, कुछ भी आता हो उसको, लेकिन वो अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में ऊपर नहीं उठ सकता था। ये वर्ण व्यवस्था कठोर बहुत थी उत्तर वैदिक काल में। पोस्ट वैदिक पीरियड में सामाजिक गतिशीलता पर प्रतिबंध लगा। सामाजिक गतिशीलता यानी कि सोशल मोबिलिटी किसे कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता, व्यक्ति अपनी स्थिति बदल नहीं सकता था। कोई शूद्र है, वो ज्ञान नहीं दे सकता था, वो समाज की रक्षा नहीं कर सकता था। पर वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गई, यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, भले ही ज्ञान न हो, ये वंशानुगत हो गई थी व्यवस्था। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, जैसे कि बाल विवाह। देखो कब कब महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है, कब महिलाएं कमज़ोर होती हैं, जब चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा दिया जाता है। पुरुषों में बहु विवाह, यानी कि एक आदमी है बहुत ज़्यादा औरतों के साथ में शादी कर लेता है, ठीक है, पॉलीगैमी इसको कहते हैं, तब भी एक महिला की स्थिति गिरती है। धार्मिक सभाओं व अनुष्ठानों में बैठ नहीं सकती थी महिलाएं, शामिल नहीं हो सकती थी। सभा और समितियों की शक्ति अब कम हुई। ये सभा समिति दोस्तों राजा पे बहुत कंट्रोल रखती थी आरंभिक वैदिक काल में, तथा राजा का प्रभाव अब बढ़ गया। राजा इनका कहना नहीं मानता था। अब इस काल में अनुष्ठानों व बलिदानों का महत्व काफ़ी बढ़ा, इनका प्रभाव समाज में काफ़ी ज़्यादा था, इन बलिदानों यज्ञों का। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों 19, 6वीं शताब्दी BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा या ईसा पूर्व देख लो, मैं नवीन सामाजिक गुटों के उदय पर चर्चा करें। बार बार पूछा गया सवाल है, सवाल समझो यार, सवाल समझोगे तभी है उसका आंसर लिख पाओगे। तो शहरी समूह, इसमें शहरी समूह उत्पन्न हुए अभी, जैसे कि कुछ सिटी थे, जैसे कि राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी,
ये छोटी छोटी जगह थी पहले। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमाने की अपॉर्चुनिटी थी, लोगों के पास में आर्थिक अवसर काफ़ी ज़्यादा थे। लोग अपने गांव को छोड़ छोड़ कर राजगढ़, श्रावस्ती, कौशाम्बी आ गए और यहाँ पर शहरीकरण ने जन्म ले लिया। व्यवसाय और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर शहरी समूह का निर्माण हुआ, यानी कि यहाँ पर भी अलग अलग व्यवसाय लोग करने लगे, भले उनकी बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो। तो शहरी समूह उत्पन्न हुआ, शहरी गुट आए यहाँ पे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। एक आर्थिक समूह भी आया, व्यापार और वाणिज्य के विस्तार ने नए व्यापारी वर्ग और शिल्प संघों के उदय में योगदान दिया। शिल्प संघ यानी कि जैसे कि सुनारों का संघ होता था, लुहारों का संघ होता था, बढ़इयों का संघ होता था। धार्मिक समूह, ब्राह्मणवादी, रूढ़िवादिता यानी कि ऑर्थोडॉक्स के टाइप के विचार रखना, पुराने ख्यालात रखना। वह बढ़ते कर्मकांडों के कारण आम लोग जैन व बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और जिससे कि नए नए धार्मिक समूह बन गए या धार्मिक गुट बन गए। आगे है फोर्थ, राजनीतिक गुट या राजनीतिक समूह। 16 महाजनपदों के उदय ने नए राजनीतिक समूह को जन्म दिया। ये 16 महाजनपद में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ दिसंबर 2024 वाली वीडियो, दोनों वीडियो देखो यार, पास क्या आप बहुत तगड़े नंबर आएंगे आपके। पांचवा इसमें गुट है भूस्वामियों का समूह। व्यक्तिगत भूस्वामियों के उदय और भूमि पर निजी संपत्ति की अवधारणा के कारण समाज में स्तरीकरण हुआ। समाज अब बंटने लगा दोस्तों, जैसे कि किसान और बड़ा जमींदार, है ना, इस तरह से हुआ, तथा जमींदारों और काश्तकारों जैसे नए वर्गों का अब उदय हुआ। काश्तकार कौन होता है? जो कि दूसरे की ज़मीनों पर खेती बाड़ी करता है। जमींदार जिसके पास ज़मीन होती। क्वेश्चन नंबर 20, ये इस तरह के भी सवाल आएंगे 10-10 नंबर के, हर एक सही सवाल के लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। 200 शब्द सीमा इसकी रहेगी। किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी, लेकिन मैंने तो सारों पर टिप्पणी लिख दी है। इंपॉर्टेंट जो भी मुझे लगा, इंडिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आया हुआ सवाल है इंडिका। ये किताब थी दोस्तों, इसके लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज एक विदेशी आदमी था। कौन था? यह एक ग्रीक राजदूत था, ग्रीस देश से आया था दूत बनकर भारत में, जो 300 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इंडिका में मेगास्थनीज का भारत वर्णन मिलता है, जैसे कि भारत की भूगोल और जलवायु के बारे में, समाज और लोगों के बारे में। आप विस्तार दे देना इन चीज़ों को, ठीक है, आप अच्छे से डिटेल में लिख देना कि भारतीय समाज विविधता से युक्त था, यहाँ पर काफ़ी जातियाँ थी, ठीक है, इस तरह से। धर्म और रीति रिवाजों के बारे में बताती है इंडिका, राजनीति और प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था और व्यापार के बारे में, और संस्कृति और कला के बारे में हमें कौन बताता है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका किताब। आगे चलते हैं, महापाषाणीय संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर इसको कहते हैं। यह लौह युग से संबंधित है, यानी कि इस संस्कृति के लोग हैं वो लोह के औजारों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें बड़े पत्थरों का उपयोग दफनाने हेतु किया जाता था। महापाषाणीय संस्कृति की ये मुख्य विशेषता है दोस्तों। क्या है कि जब कोई मर जाया करता था उसको दफनाते थे, बड़े बड़े पत्थर उसकी कब्र पे रख देते थे। इसका विस्तार दक्षिण भारत में था। लोग इस समय स्थायी रूप से बसने लगे, सामाजिक वर्ग स्थापित हुए, गाँव का विकास हुआ, चावल गेहूँ की खेती करते थे लोग। और भारत में महापाषाणिक स्थल मिले हैं, जैसे कि आदि चनलूर तमिलनाडु के अंदर है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, और नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये कौन सी जगह है दोस्तों? महापाषाण काल की संस्कृति की कुछ जगह हैं जहाँ पर ये सब चल रहा था, ठीक है। बड़े पत्थरों को कब्रों पर लगाते थे लोग। कुषाण साम्राज्य, कुषाण एम्पायर, बार 2 बार आ चुका है कुषाण। यह एक शक्तिशाली मध्य एशियाई साम्राज्य था जो पहली से 3री ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा था। इसका विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान व उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। शकों और हूणों को भी हराया था कुषाणों ने। प्रथम राजा कौन है इसके? कुजुल कड़फिसेस हुए हैं प्रथम राजा कुषाण एम्पायर की। सबसे महान राजा का नाम था कनिष्क, जो अपने सैन्य विजयों, बौद्ध धर्म के संरक्षण और रेशम मार्ग पर नियंत्रण के लिए जाना जाता था। कुषाणों ने बौद्ध धर्म विशेषकर महायान संप्रदाय के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों आप जानते हैं बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय थी, 2 शाखाएँ थी। एक तो हीनयान जो कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर चलते थे और महात्मा बुद्ध को एक सामान्य इंसान मानते थे, और महायान ये संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध के जो शरीर के अवशेष थे, जैसे कि नाखून, खाल, बाल, इनकी पूजा करते थे और मूर्ति बनाकर पूजते थे महायान संप्रदाय के लोगों ने। तो कुषाणों ने बौद्ध धर्म की शाखा को, महायान शाखा को बढ़ाया और बौद्ध कला व वास्तुकला को आगे बढ़ाया। कुषाणों ने गांधार कला शैली का विकास किया। अभी मैंने आपको बताया कि गांधार कला क्या होती है, जिसमें ग्रीक, रोमन और बौद्ध प्रभावों का मिला जुला रूप होता है, और महात्मा बुद्ध की काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनाई गई गांधार कला में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दोस्तों मैं बार बार बता चुका हूँ कि कौटिल्य का नाम चाणक्य भी था या विष्णुगुप्त भी था, एक महामंत्री था ये चंद्रगुप्त मौर्य का।
तो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र किताब लिखी गई। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि एवं राजनीति, अर्थशास्त्र, धार्मिक व्यवस्था का जिक्र है। यह प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें सैन्य रणनीति यानी कि सेना किस तरह से विजय अभियान करेगी, सामाजिक व्यवस्थाओं का भी जिक्र है कौटिल्य के अर्थशास्त्र किताब में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5, तमिल भाषा एवं साहित्य का विकास किस तरह से हुआ है। तो देखो, भाषा एवं तमिल साहित्य का विकास 3 चरणों में हुआ। पहला है प्राचीन तमिल, जिसको संगम काल भी कहते हैं। टाइम 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। बीसी का मतलब बिफोर कॉमन एरा, एडी का मतलब एनो डोमिनी। संगम काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से तमिल जीवन मूल्यों संस्कृति को बताया, जैसे कि प्राचीन तमिल ग्रंथ एक तोलकापियम। मध्य तमिल समय, इस अवधि में तमिल व्याकरण और शब्दावली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए तथा संस्कृत का प्रभाव पड़ा, जैसे कि कुछ ग्रंथों पे हिंदू, जैन, बौद्धों का भी प्रभाव पड़ा, जैसे कि शिल्पादिकरम और मणिमेखले। ये ग्रंथ है तमिल ग्रंथ। आधुनिक तमिल साहित्य, देखो आप, आधुनिक तमिल साहित्यिक शैली के जनक माने जाने वाले सुब्रमण्यम भारती की रचनाओं ने इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आधुनिक तमिल समय में भी तमिल भाषा और संस्कृति का विकास हुआ है। इस समय तमिल गद्य व काव्य का विकास हुआ था। लास्ट सवाल मेरी तरफ से दोस्तों, सातवाहन, यह प्राचीन भारत का एक हिंदू राजवंश था। इसके संस्थापक राजा सिमुक थे। राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन भी कहीं पे आपको मिलेगा, प्रतिष्ठान थी राजधानी। प्रमुख राजा सातकर्णी प्रथम हुए हैं, और गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी। सातवाहन जो राजा थे ना साम्राज्य के, इनके नाम देखो आप, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। तो अपने नाम के पीछे अपने जो माँ का नाम है ये लगाते थे, अपनी मम्मी का नाम लगाते थे, और इससे पता चलता है कि दोस्तों वहाँ पर महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी रही थी। विशेषता देखो आप, सातवाहनों की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अजंता और एलोरा गुफाओं का निर्माण किया इन्होंने। मातृसत्तात्मक समाज का प्रभाव था। लेकिन दोस्तों, गद्दी पे कौन बैठता था? मेल बैठता था, आदमी बैठता था। हालांकि समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, तभी तो अपने नाम के पीछे अपनी माँ का नाम लगाते थे। व्यापार, शहरीकरण और कला का विकास हुआ। और दोस्तों, सातवाहनों का जो शासनकाल का टाइम माना जाता है 230 ईसा पूर्व से लेकर 220 ईस्वी तक, यानी कि 450 सालों तक शासन किया है सातवाहनों ने। तो दोस्तों, इस तरह से ये गेस पेपर है ख़त्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर देखें। 1.5 घंटे का वीडियो दोस्तों टाइम है आपके पास में। इसको चाहे 1.5 की स्पीड से देखो आप, 2 की स्पीड से देखो, लेकिन इसको कंप्लीट देखो, समझो, बार बार रटो इसको, और यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर वास्तव में इस मेहनत को आपने लाइक किया है दोस्तों, ठीक है, अप्रिशिएट कर सकते हो आप कमेंट करके, इससे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, वीडियो की रीच बढ़ेगी। और इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहें। और आप अपने सब्जेक्ट कोड भी लिख सकते हैं, जिसका आप गेस पेपर या फिर आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं वो भी बना दूँगा टाइम मिलने पर। और पेपर जब आपका लगे, है ना, पेपर देने के बाद में आपको कमेंट करना है क्या इस वीडियो ने आपकी हेल्प की, आपको फीडबैक देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और अब पेपर अच्छा करके आना अपने को, ठीक है। मन में एक ही चीज़ रहनी चाहिए, पेपर अच्छा जाना चाहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।